Hello friends, welcome to UPSC Wala. This is Sonia Ahuja and today we are going to talk about India-Sri Lanka relationship. IR की सीरीज का ये 7th चैप्टर है. अब तक हमने अपने नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के 3 नेबर्स डिस्कस करें, बांग्लादेश, भूटान एंड नेपाल. आज हम अपने सदर्न नेबर्स डिस्कस करने वाले हैं विच इज श्रीलंका. एज ऑलवेज हम सबसे पहले प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बिकॉज वी मस्ट नो कि यूपीएससी में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से. श्रीलंका की ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ टाइज, कैसे हिस्टोरिकल इवोल्यूशन हुआ है इंडिया और श्रीलंका के टाइज का, इंडो श्रीलंका अकॉर्ड 1987 के बारे में इन डिटेल में बात करेंगे, क्या रिश्ते बने इसके बाद, श्रीलंका का क्या सिग्निफिकेंस है हमारे लिए, हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए, हमारे इंटरेस्ट के लिए, एरियाज ऑफ कोऑपरेशन एंड एरियाज ऑफ कंसर्न, वो एरियाज जहाँ पर इंडिया और श्रीलंका अग्री करते हैं, साथ में काम करते हैं, और वो एरिया जहाँ पे उनके व्यूज़ डिफरेंट हैं. चाइना फैक्टर, जब भी हम अपने किसी भी नेबर की बात करते हैं तो उसमें चाइना की बात ज़रूर आती है. श्रीलंका में रिसेंटली एक इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, हम उसकी बात करेंगे, वो क्यों हुआ था और उसके क्या इम्प्लीकेशंस रहे हैं, रीसेंट डेवलपमेंट एंड वे फॉरवर्ड. रीसेंट डेवलपमेंट में हम लास्ट 1 डिकेड में जो भी बड़े बड़े इवेंट्स हुए उसके बारे में बात करते हैं, एंड वे फॉरवर्ड में वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंडिया को करना चाहिए ताकि हमारे इंटरेस्ट भी पूरे हों, श्रीलंका के इंटरेस्ट भी पूरे हों और हमारी दोस्ती बढ़े. एज ऑलवेज लेट्स स्टार्ट विद द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन. प्रीलिम्स का क्वेश्चन था एलिफेंट पास समटाइम्स इज सीन इन न्यूज इट इज मेंशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ अफेयर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. 2009 का ये क्वेश्चन है. ऑफकोर्स हम श्रीलंका की बात कर रहे हैं तो आंसर श्रीलंका ही होगा. एलिफेंट पास बेसिकली इज इंडिया का जैसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ना, चिकन नेक, वैसे ही एलिफेंट पास जो है एक जगह है जो बहुत इस्मत करके जगह है, बहुत नैरो पाथ है और वो एक ही रास्ता है एक छोटे से हिस्से पे जाने का श्रीलंका के. उसके बारे में हम बात करेंगे आगे जब हम ज्योग्राफी की बात करेंगे. ये इसलिए कंटेक्स्ट में था क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस जब हुआ था श्रीलंका का, उसके पहले तक हम ज़्यादातर डेमोग्राफिक इश्यूज जो थे चल रहे थे बिटवीन तमिल एंड सिन्हलीज, लिट्टे एंड श्रीलंकन गवर्नमेंट, उनके बीच में जो क्लैशेस थे ज़्यादातर उसकी बात करते थे और उसमें एलिफेंट पास वॉज अ सिग्निफिकेंट प्लेस. इससे हम ये सीख रहे हैं कि भाई अगर जब भी हम किसी कंट्री के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये या किसी भी इवेंट के बारे में पढ़ रहे हैं जो सिग्निफिकेंट है तो ज़रूर वो कहाँ हो रहा है इसका नोटिस करना कि कौन सी जगह है, बिकॉज इसको लेकर हमेशा क्वेश्चन आता है कि यूक्रेन की जो वॉर हो रही है वो कौन से एरिया में हो रही है. दीज क्वेश्चन ऑलवेज कम. सेकेंड मेंस का क्वेश्चन है 2013 में आया था. इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिया श्रीलंका रिलेशनशिप डिस्कस द डोमेस्टिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द फॉरेन पॉलिसी. अच्छा, ये क्वेश्चन भी हमारे किसी भी नेबर के साथ आ सकता है. जब भी आप किसी नेबर के बारे में पढ़ रहे हो तो 2 चीज़ें जानना. आपको पहले जानना है कि आपके नेबर की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, ठीक है, वहाँ पे उनके कौन से इश्यूज़ हैं, किस पर वो अग्री करते हैं, डिसअग्री करते हैं. फिर हमें इंडियन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी पता होनी चाहिए कि इंडिया में उस टॉपिक को लेकर लोग क्या बोल रहे हैं. It could be, Madhesis in Nepalese, Balochistan in Pakistan, Bengali Hindus in Dhaka, and very well in Tamils in Sri Lanka. So, जहाँ पे भी आप जब भी बात कर रहे हो तो आप अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स भी पढ़ोगे और उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स भी पढ़ोगे और इन दोनों का क्या इम्पैक्ट आता है इंडिया और उसके नेबर के रिलेशनशिप पर, फॉरेन पॉलिसी पर. दिस इज इम्पॉर्टेंट टू आंसर दिस क्वेश्चन एंड आंसर एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज. तो वही हम इस चैप्टर में अब पढ़ेंगे आगे. इंडिया इज अ एज ओल्ड फ्रेंड. अब यहाँ पे एज ओल्ड फ्रेंड जहाँ लिख दिया मतलब दे वांट यू टू ब्रिंग इन द हिस्ट्री कि दोनों के कंट्रीज के बीच में हिस्टोरिकल टाइज कैसे थे. इंडिया इज एन एज ओल्ड फ्रेंड ऑफ श्रीलंका. डिस्कस इंडियाज रोल इन द रीसेंट क्राइसिस इन श्रीलंका इन द लाइट ऑफ प्रोसीडिंग स्टेटमेंट. ठीक है, वो पूछ रहे हैं कि इंडिया और श्रीलंका तो बहुत पुराने दोस्त हैं, तो इस बात को जानते हुए आप ये बताओ कि इंडिया ने क्या रोल निभाया है जब श्रीलंका में क्राइसिस हो रहा था. और अगर ये 2010 से पहले की बात क्वेश्चन होता तो ये यूजुअली उनके जो डेमोग्राफिक इश्यूज़ हैं, कल्चरल इश्यूज़ है, उसके ऊपर होता, वो क्राइसिस के ऊपर होता. लेकिन 2012 में 22 में बात कर रहे हैं तो ये उनके इकोनॉमिक क्राइसिस की बात कर रहे हैं. बट इफ़ यू आर नॉट श्योर, राइट अ लिटिल अबाउट बोथ, है ना. तो वो यूजुअली स्पेसिफाई नहीं करते हैं कि किस क्राइसिस की बात कर रहे हैं. एक अजम्पशन है कि आपको कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, या फिर वो आप पे छोड़ देते हैं कि विच वन वुड यू थिंक वुड यू पिक, व्हाट इज़ द रीसेंट इवेंट, क्योंकि दे डोंट वांट टू गिव यू कि ये इकोनॉमिक इशू है या सोशल इशू है. ओके, बिकॉज देन थोड़ा सा आंसर कैन बी मॉडिफाइड, सो दे लीव इट वेरी ओपन मोस्ट ऑफ द टाइम इन क्वेश्चंस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ज्योग्राफी ऑफ श्रीलंका. टीयर ड्रॉप शेप का ये आइलैंड है इंडियन ओशन में. ओके, यहाँ पे
दिस नॉर्थ एरिया इज कॉल्ड जाफना, जहाँ से जाफना राइस आते हैं. इट्स अ वेरी फेमस श्रीलंकन डिश. और नीचे है कोलंबो विच इज़ द कैपिटल. पहले इसे साइलोन भी बोला जाता था श्रीलंका को, तो अब आगे जब भी हम बात करेंगे तो साइलोन इज़ द ओल्ड नेम फॉर श्रीलंका. दिस प्लेस राइट हियर इज़ एलिफेंट पास, और यहाँ पे सिर्फ पतला सा रास्ता है जो इस पूरे एरिया को बाकी पूरे मेनलैंड से कनेक्ट करता है. दैट्स वाई दैट पास बिकेम इम्पॉर्टेंट. दूसरी बात, ये जो लिंक है इंडिया और इसके बारे में आप सबको पता होगा. वी हैव हर्ड अ लॉट ऑफ स्टोरीज अबाउट दिस लिंक राइट. इन तो श्रीलंका के बारे में ऑलमोस्ट हर किसी को पता है, क्योंकि हमारी पुरानी बुक्स में, स्टोरीज में उसका हमेशा एक नाम आता ही है, लंका, है ना. नाउ लेट्स टॉक अबाउट श्रीलंका. As you know, let's discuss the background of the country. Sri Lanka holds a significant position in India's neighbor first policy. हमने बात करी थी लास्ट 3 क्लासेस में भी यही डिस्कस किया था कि इंडिया बहुत ही नेबर फर्स्ट पॉलिसी फॉलो करता है, और ऑफ कोर्स श्रीलंका इज वन ऑफ द क्लोजेस्ट नेबर दैट वी हैव. बोथ नेशन वांट्स टू एम टू फॉस्टर स्ट्रॉन्ग एंड फ्रेंडली टाइज विद ईच अदर, है ना. In recent times, the two countries have intensified their engagement in frequent high-level interaction. कई सारे frequent high-level interactions हुए हैं, especially कोस्ट गार्ड, आर्मी, नेवल, वो वाले, क्योंकि वी बोथ शेयर इंडियन ओशन राइट. एंड उसके अलावा कई सारे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के ऊपर FTA भी साइन हुए हैं. कोलैबोरेटिव एफर्ट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट and education, culture and defense, right? So basically, just like we have had our relationship with Bhutan and Nepal, we also have the same kind of relationship with Sri Lanka. हर एरिया जो है ऑफ फ्रेंडशिप, उसमें हमारा कोई ना कोई उनके साथ रिलेशनशिप, चाहे वो डिफेंस हो, एजुकेशन हो, इन्वेस्टमेंट हो, ट्रेड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन हो. बट द ओनली डिफरेंस ईयर इज़ कि जैसे हमने बात करा था कि बांग्लादेश को छोड़ के नेपाल और भूटान लैंडलॉक कंट्रीज थी, तो उनके साथ रिलेशनशिप उस पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट था. श्रीलंका इज़ नॉट, इट्स आइलैंड कंट्री एंड इट हैज़ ग्रेट एडवांटेज बीइंग इन इंडियन ओशन. तो वहाँ पे हमारे रिलेशनशिप इतने वैसे वाले नहीं हैं, काफ़ी अलग हैं एज कम्पेयर टू. Now let's discuss the historical evolution of ties between India and Sri Lanka. कैसे, कहाँ से हमारे उनके साथ रिश्ते शुरू हुए हैं. प्री इंडिपेंडेंस एरा की बात करें तो एज ऑलवेज हमारे रिश्ते बुद्धिज़्म से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि दैट इंडिया के नॉर्थ में बुद्धिज़्म बिगिन एंड इट स्प्रेड फार एंड वाइड फ्रॉम अफगानिस्तान टू इंडोनेशिया एंड चाइना एंड एवरीवेयर इट वेंट. सो सिमिलरली कई सारे मॉन्क्स श्रीलंका भी गए टू स्प्रेड बुद्धिज़्म, एंड वहाँ से हमारा पहला कनेक्शन जो बोलते हैं करीब 2000 साल पहले स्टैब्लिश हुआ था. उसके बाद वी हैव रीजन्स टू बिलीव कि श्रीलंका के साथ हमारे इकोनॉमिक टाइज थे, क्योंकि बहुत पास में है ये दोनों कंट्रीज़ के आइलैंड. सो दे डेफिनेटली न्यू अबाउट ईच अदर एंड दे डेफिनेटली एक्सपोर्टेड एंड इम्पोर्टेड थिंग्स इन पास्ट. उसके अलावा श्रीलंका जो था वो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंडर था, बट ब्रिटिश इंडिया का पार्ट नहीं था. ठीक है, स्टिल अंडर ब्रिटिशर्स बट नॉट ब्रिटिश इंडिया. एंड उसके अलावा कई सारे तमिलनाडु से वर्कर्स जो थे वो ब्रिटिशर्स इंस्लेव करके श्रीलंका लेके गए थे फॉर वर्किंग इन द प्लांटेशन फील्ड. वहाँ के खेतों में काम करने के लिए यहाँ से लेबर लेके गए थे. दीज तमिल वर्कर्स दे सेटल्ड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका. श्रीलंका के नॉर्थ में वो सेटल हो गए. अब ऑफ कोर्स जब पहले ये लोग आए थे, ब्रिटिशर्स किसी भी कॉलोनी के लोगों को कोई राइट या नहीं देते थे, बट क्योंकि इन लोगों को लाया गया था खेतों में काम करने के लिए, देवर प्लांटेशन तमिल्स, इनको और ज़्यादा गंदी तरीके से इनके साथ डील किया जाता था, और ज़्यादा उनको कोई बेसिक राइट्स नहीं दिए जाते थे. दे वर नॉट इवन कंसिडर्ड ह्यूमन, और उन्हें दे वर सब्जेक्टेड टू ह्यूज डिस्क्रिमिनेशन बाय ब्रिटिशर्स. तो मतलब नॉट दैट वो श्रीलंकन और जो समिलीज पॉपुलेशन है उनकी बहुत इज्जत करते थे, उनकी भी नहीं करते थे, बट प्लांटेशन तमिल्स की तो बिल्कुल भी नहीं करते थे. उसके बाद डिस्पाइट दीज चैलेंजेस, जो प्लांटेशन तमिल्स थे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने ब्रिटिश के क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स में पढ़कर अपने बच्चों को पढ़ाया. एंड जैसे आप देखते हैं ना आजकल हम इंडियन अमेरिकन्स, राइट, they might be Indians, their grandfather was probably lived and born in India, but they have moved there. कई सारी जनरेशन से वो अमेरिका में रह रहे हैं, तो क्योंकि उनकी पूरी एजुकेशन वहाँ से हुई है, उनकी पूरी लाइफ वहाँ पे है, तो वो इंडियन है बाय हेरिटेज, बट दे हैव कम्प्लीटली एक्सेप्टेड themselves into American or Canadian culture, right?
तो वैसे ही दीज तमिल्स ऑल्सो कम्प्लीटली वेंट इन टू श्रीलंकन कल्चर, है ना। उन्होंने अपने आप को पढ़ाया लिखाया, अपने बच्चों को स्कूल भेजा, और उसके बाद एजुकेशन सिस्टम में इस्टेब्लिश होने के बाद वो इन्वॉल्व हो गए एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज में। जैसे जैसे धीरे धीरे इंडिया में भी हुआ था, पहले तो ब्रिटिशर्स बिल्कुल किसी इंडियन को नहीं रखते थे, फिर स्लोली स्लोली उन्होंने, जब क्रिश्चियनिटी आई, क्रिश्चियन मिशनरीज आए, तो उन्होंने स्कूल बनाए, फिर इन बच्चों को इंग्लिश सिखाई, एंड देन लो लेवल पर ही एडमिनिस्ट्रेशन के, बट इंडियंस स्टार्टेड गेटिंग इनटू ब्रिटिश इंडिया, राइट। सेम वाज हैपनिंग इन श्रीलंका, एंड तमिल्स, जो प्लांटेशन तमिल्स थे, उन्होंने इसका इस्तेमाल किया, एंड दे बिकेम पार्ट ऑफ द श्रीलंका इन ब्रिटिश गवर्नमेंट। इंडिया और श्रीलंका का जो इंडिपेंडेंस है वो ऑलमोस्ट एक साथ हुआ था। 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, 1948 में श्रीलंका। पहले साइलोन कहा जाता था उसे, बाद में नाम चेंज होकर श्रीलंका हुआ था। ऑफ कोर्स जब साइलोन इंडिपेंडेंट हुआ तो वहाँ पे गवर्नमेंट जो थी वो बनाई थी सेनेहलीज मेजॉरिटी ने। ये वो लोग हैं जो 1830 के पहले श्रीलंका में रहते थे, 1830s के बाद तमिल पॉपुलेशन आई थी। नाउ of course these majority, because they formed the government and they were the original people, they discriminated against the Tamil minority कि आप हमारे यहाँ के नहीं हो, you know, go back to your country and what. But जवाहरलाल नेहरू जब लीडरशिप थी तो तब जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि देखो हमें अपनी खुद की बहुत प्रॉब्लम्स है विद इन द कंट्री, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री है, हमारे अपने ही नहीं संभल रहे, ठीक है। तो उन्होंने कहा हम दूसरों के फटे में हाथ नहीं डालेंगे। तो उस ड्यूरेशन में जवाहरलाल नेहरू ने कोई एक्शन नहीं लिया इन तमिल्स को वापस इंडिया लाने का। उसके अलावा वो लोग भी नहीं आना चाहते थे, क्योंकि वो इतनी जनरेशन से वहाँ पे रह रहे थे कि दे कंसिडर्ड, अगर किसी गांव में तुम्हारे परदादा दादा मम्मी पापा और तुम और तुम्हारे बच्चे रह रहे हो तो तुमको ऐसा लगने लगता है ना कि यही हमारा घर है। तो सेम हैपेंड विद तमिल पीपल इन श्रीलंका, दे फेल्ट दैट श्रीलंका वाज देयर होम। साइलोन ऑन द अदर हैंड मेड इट वेरी डिफिकल्ट फॉर तमिल्स टू ऑब्टेन सिटीजनशिप, ठीक है, एंड ट्राई टू रिड्यूस देयर इन्फ्लुएंस इन द गवर्नमेंट जॉब एंड सर्विस। हमने देखा कि जब वो ब्रिटिशर्स के अंडर पढ़ लिख कर वो गवर्नमेंट के अंदर घुस गए थे, पर जब सेनेहलीज गवर्नमेंट आई तो उन्होंने कम्प्लीटली तमिल्स को हटा दिया और उनको बोला कि यू नो यू आर नॉट पार्ट ऑफ श्रीलंका एंड आपको कोई सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी, आपको कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं दी जाएगी। बेसिकली उन्हें हटा दिया एकदम से, उनका सारा एग्जिस्टेंट पावर उनको एकदम से छीन लिया गया। फिर उसके बाद 1964 में शास्त्री एंड सिरिमावो, शी वॉज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड इवन बिफोर इंदिरा गांधी, ठीक है। तो उनके बीच में एक ट्रीटी साइन हुई थी जिसमें अग्रीड किया गया था कि साइलोन जो है 3 लाख इंडियंस जो हैं, जो तमिल इंडियंस जो कि उस वक्त श्रीलंका में रह रहे थे, उन्हें सिटीजनशिप प्रोवाइड करेगा, एंड दे अग्रीड टू रिपैट्रिएट अ सिग्निफिकेंट नंबर टू इंडिया। दैट इज़ कि जो वहाँ पे 3 लाख रह रहे हैं उनको श्रीलंकन सिटीजनशिप दी जाएगी, और जो बाकी हैं जो आना चाहते हैं उन्हें वापस रिपैट्रिएट कर दिया जाएगा इंडिया में, मतलब इंडिया में ले लिया जाएगा। हाउएवर द रिपैट्रिएशन प्रोसेस कंटिन्यूड टिल 1988, काफ़ी लंबा चला, क्योंकि लोग देखो दोनों प्रॉब्लम थी, कुछ लोग आना चाहते थे, कुछ लोग नहीं आना चाहते थे, क्योंकि वो सालों से वहीं पले बड़े थे, उनको नहीं आना था इंडिया में, क्योंकि श्रीलंका वॉज देयर होम। देयर वॉज अ लॉट ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट फीलिंग दे हैड टूवर्ड श्रीलंका, तो दे डिडंट वांट टू कम। सो ये जो रिपैट्रिएशन था, वापस उनका आना श्रीलंका से इंडिया, वो बहुत स्लो हुआ। 1975 में सिरिमावो ने वही किया जो इंदिरा गांधी ने किया था 1977 में। उन्होंने देश में इमरजेंसी लगा दी बिकॉज ऑफ द रायट्स, द कम्युनल इश्यूज दैट वर हैपनिंग। फिर सिरिमावो के बाद आए जयवर्धने JR, जिन्होंने कोई एफर्ट नहीं लगाई इंडिया के साथ रिलेशनशिप अच्छे करने की, और वो कंटिन्यू करते रहे, तमिल्स को मार्जिनलाइज करते रहे, उनका मिस ट्रीटमेंट जो है श्रीलंका में कंटिन्यू रहा। एंड देन जयवर्धने जो थे उन्होंने अपनी श्रीलंका की फॉरेन पॉलिसी को अमेरिका की तरफ मोड़ दिया। उन्होंने कई सारे अमेरिकन कंपनीज को श्रीलंका में ऑपरेट करने के लिए अलाउ कर दिया, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट था कि उन्होंने US एयरक्राफ्ट किटी हॉक को श्रीलंका में रिफ्यूलिंग परमिट दे दी, विच वॉज ए ह्यूज थिंग, ठीक है। एक कंट्री के साथ ट्रेड करना बहुत अलग होता है, एक कंट्री की कंपनीज को इन्वाइट करना, अपने काम करना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन किसी कंट्री को अपने देश की लैंड को डिफेंस के लिए यूज़ करना मतलब बहुत बढ़िया दोस्ती, ठीक है। द सिचुएशन वर्सन इन 1977 एंड 1981, ठीक है, क्योंकि और राइट्स हुए वहाँ पे, और इसके कारण ना तमिल राइट्स इतने ज़्यादा बढ़ गए, सिचुएशन सिविल वॉर जैसी हो गई, एंड इंडियन गवर्नमेंट अब कंसर्न हो रही थी कि यार अब तो बहुत ही हालत ख़राब हो रही है, वी मस्ट डू समथिंग। देन लेट्स टॉक अबाउट इंडियाज़ पीस कीपिंग मिशन, ठीक है। श्रीलंका कैसे इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, हाउ डिड इंडिया एंटर
श्रीलंका विद रिस्पेक्ट टू दिस. इंडिया अडॉप्टेड अ केयरफुल पॉलिसी इन 1980s, है ना. और ऐसा कहा जाता है, दिस इज अलेज्ड, ओके, कि जो रॉ है इंडिया की एजेंसी, वो ट्रेन कर रही थी तमिल रिबेल्स को सो एज टू डीस्टेबलाइज श्रीलंकाज गवर्नमेंट, सो दैट उनके जो करीबी बढ़ रही थी यूएस के साथ उससे ना बढ़े. इसके लिए वो तमिल्स को ट्रेन करते थे, तमिल रिबेल्स को, सो दैट दे कैन डीस्टेबलाइज श्रीलंकन आर्मी, सॉरी मिलिट्री. द लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर्स, लिट्टे, ठीक है, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर्स इलम इज द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म लिट्टे कहा जाता है. ये एक सेपरेटिस्ट मिलिटेंट फोर्स था जो चाहता था कि श्रीलंका के दो टुकड़े हो जाए, एक में जहाँ पे सिर्फ तमिल्स रहे और एक में जहाँ सेनेलीज रहे, क्योंकि उनके साथ इतना गंदा व्यवहार हो रहा था. ठीक है. सो दे रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम रॉ एंड बिगेन सीकिंग असिस्टेंस फ्रॉम द तमिल पॉलिटिशियंस इन तमिलनाडु. सो तमिल पॉलिटिशियंस जो थे तमिलनाडु में, वो और इंडियन एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसी, दोनों उनकी मदद करने लग गई टू गेट होल्ड ऑफ देयर सिचुएशन. When Indira Gandhi passed away, Jayawardene sought to help Pakistan and US to train Sri Lankan forces to fight with Litte rebels. ठीक है. श्रीलंका गया इंडिया के अगेंस्ट, इंडिया के एनिमी के पास. तो यूएस और पाकिस्तान के पास गया कि भाई हमें हेल्प करो, सपोर्ट करो, ताकि हम ये लिट्टे रिबेल्स से जो है लड़ सकें. नाउ 1987 में एक वायलेंट इंसर्जेंसी हुई श्रीलंका में, and they launched Operation Liberation against the Litte stronghold in Jaffna Peninsula. Jaffna is again that tip of Sri Lanka is called Jaffna Peninsula. और वहाँ से उन्होंने they seized Jaffna because this was basically Litte, यहाँ पे सबसे ज़्यादा तमिल पॉपुलेशन रहती थी. फिर जून 4 में इंडियन एयरफोर्स कंडक्टेड ऑपरेशन पूमलई. वहाँ पे उन्होंने क्या करा, बेसिकली उन्होंने श्रीलंका के एम्बेसडर को न्यू दिल्ली में बता दिया कि सुनो, हम अपने एयरक्राफ्ट लेके वहाँ पे सप्लाईज देने जा रहे हैं, हमारे साथ में हमारे फाइटर प्लेन्स भी हैं, प्लीज़ डोंट डू एनीथिंग स्टूपिड. ठीक है. वी आर जस्ट सेंडिंग, क्योंकि आप लोगों ने सीज कर लिया है, तो उन जैसे जो अभी इस वक्त बोल सकते हैं ना, जैसे गाज़ा में हो रहा है कि यू नो बिकॉज झगड़ा हो रहा है तो इजराइल हैज़ कम्प्लीटली ब्लॉक्ड ऑल द रोड्स टू गाज़ा. तो वहाँ के लोगों को अब खाने पीने दवाई की ज़रूरत कहाँ से आएगी, तो फिर दूसरी तरफ से एड आ रही है, राइट, बाहर से. वैसे ही इंडिया वांटेड टू सेंड एड टू द जाफना रीजन, एंड देन बेसिकली उन्होंने बोला था कि इंडियन मिलिट्री से रिटेलिएशन मत करना, दिस इज जस्ट टू सेंड एड. तो ये इसको पूमलाई बोला गया था, ऑपरेशन पूमलाई. फेस्ड विद द थ्रेट ऑफ इंडियन इंटरवेंशन, फिर श्रीलंका को डर लगा कि अब इंडिया जो है अपनी आर्मी लेके आ जाएगा. सो वॉर वेरी पॉपुलेशन इन श्रीलंका, प्रेसिडेंट जयवर्धन ने ऑफर टू टॉक विद इंडियन. जब उनको रियलाइज़ हुआ अच्छा कि ये अब आ रहे हैं, अब इनके पास, ऑफकोर्स एट द एंड ऑफ द डे श्रीलंका जितना भी स्ट्रॉन्ग था, इंडियन आर्मी उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, तो उनको अब लगने लगा कि शायद ये मिलिट्री इंटरवेंशन ना कर दें. इसलिए उन्होंने बात करी कि लेट्स सिट एंड टॉक, डिप्लोमेटिकली इसको सॉल्व करते हैं. द सीज ऑफ जाफना वॉज लिफ्टेड एंड नेगोशिएशन रिजल्टेड इन द साइनिंग ऑफ इंडो श्रीलंका अकॉर्ड ऑन July 29, 1987. दिस इज वाई दोज अकॉर्ड्स केम इनटू अ. ठीक है. क्योंकि उनको लगा था कि अभी तक क्या है ना, इंडिया वॉज नॉट टेकिंग पार्ट इन द श्रीलंकाज इशूज ओवर्टली. गवर्नमेंट कुछ नहीं बोल रही थी. ठीक है. इट वॉज एलिज्ड कि यू नो वॉज हेल्पिंग और पॉलिटिशियंस वर हेल्पिंग, बट गवर्नमेंट ऑफिशियली कुछ नहीं कर रही थी. दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जब ऑफिशियली गवर्नमेंट ने बोला कि अब पहले एम्बेसडर को बताया न्यू दिल्ली में कि हम भेज रहे हैं एड, प्लीज़ रिटेलिएट मत कर, मतलब कुछ मत करना, दिस इज जस्ट एड, वी आर नॉट कमिंग टू हार्म यू, वी आर जस्ट सेंडिंग द एयरक्राफ्ट अलॉन्ग विथ द पायलट्स, द प्लेन्स फॉर सेफ्टी. एंड ये एक तरीके से शो था इंडिया की तरफ से कि देखो ये भी हम कर सकते हैं पर हम नहीं कर रहे हैं. एंड दैट्स व्हेन सॉर्ट ऑफ इट ब्रॉट जयवर्धने टू द कन्वर्जेशन टेबल. फिर अकॉर्ड स्टिपुलेटेड कि श्रीलंका जो है वो श्रीलंकन ट्रूप्स को हटा देगा अपने नॉर्थ से. ठीक है. और इंडिया विल हेल्प तमिल रिबेल डिसआर्मामेंट. ठीक है. इंडिया ने बोला कि तुम पहले उनका जाफना छोड़ दो, वहाँ से अपने श्रीलंकन ट्रूप्स हटा दो, और हम हेल्प करेंगे जो वहाँ पे रिबेल्स हैं उनके डिसआर्मामेंट में, मतलब उनके पास जो आर्म्स है वो हम हटा देंगे. इट ऑल्सो एम्प्लॉयड इंडियाज पीस कीपिंग फोर्स. तो इंडिया के पीस कीपिंग फोर्स, अब पीस कीपिंग फोर्स इज डिफरेंट फ्रॉम मिलिट्री. इट इज़ द मिलिट्री, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब कोई कंट्री अपनी मिलिट्री भेजती है तो उसे वॉर के तरीके से भेजती है ना, कि मैं मारने के लिए या झगड़ा करने के लिए भेज रहे हैं. बट पीस कीपिंग फोर्स होते हैं कि उसका काम होता है कि जो वॉर चल रही है उसमें उसको ख़त्म किया जाए
इंडिया का मोटिव नहीं होता है इस जब पीस कीपिंग फोर्स भेजी जाती है, राइट? इट्स नॉट इंडियन मिलिट्री गोइंग देयर टू ऑक्यूपाई और टू जैसा कि बांग्लादेश के साथ हुआ था. दैट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट हैपेंड इन श्रीलंका. पीस कीपिंग फोर्स एम वाज टू स्टॉप द वॉर and not occupy Sri Lanka. Therefore, in November 1987, the Sri Lanka Parliament approved the 13th Amendment. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. ये 13 Amendment के बारे में हम आगे भी बात करेंगे. 13 Amendment in the Sri Lankan Constitution, which basically let India send its army, peacekeeping force to help with the riots within the country. This amendment was designed to establish provincial councils of Sri Lanka to make Sinhalese and Tamil official languages and while retaining English as the connecting language. Basically, इस अमेंडमेंट का एक पार्ट ये था कि श्रीलंका जो है अपने प्रोविजन देगी कि तमिल और सेनेलीज दोनों को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएगी, ठीक है, और इंग्लिश को कॉमन लैंग्वेज रखेगी. उसके अलावा लिट्टे रिलक्टेंटली अग्रीड. अब क्योंकि लिट्टे का सारा सपोर्ट इंडियन से ही आ रहा था, जब इंडिया ही पलट गया तो लिट्टे हैड टू, कोई ऑप्शन नहीं था उनके पास, तो उन्होंने रिलक्टेंटली अग्री किया कि हाँ ठीक है, ओके फाइन, बट की पार्ट ऑफ अकॉर्ड. एंड व्हेन IPKF वाज एम्प्लॉयड, तो जब इंडियन पीस कीपिंग फोर्स एम्प्लॉय हुई थी तब उन्होंने ऐसे बस बोलने के लिए बोल दिया कि हाँ ठीक है, वील डू द डिसआर्मामेंट. हाउएवर लेटर लिट्टे रीडर विड्रू फ्रॉम द अग्रीमेंट ट्रिगरिंग अ गुरिल्ला वॉर. लेकिन जैसे ही पीस कीपिंग फोर्स जब बात चल रही थी तब तो उन्होंने हाँ बोल दिया, बट जैसे ही अग्रीमेंट की बात खत्म हुई, अग्रीमेंट साइन हुआ, वो पलट गए. एंड उसके बाद चालू हुआ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेज एंड लिट्टे, ठीक है. अब श्रीलंकन आर्मी और लिट्टे के बीच में नहीं, अब इंडियन पीस कीपिंग फोर्स और लिट्टे के बीच में झगड़े चल रहे हैं, ओके. एंड दिस वाज व्हेन ऑपरेशन पवन हैपन. ऑपरेशन पवन वाज बेसिकली सेंड टू डिसआर्म द रिबेल्स, ठीक है. बेसिकली उनको अब इंडिया जो है श्रीलंका की तरफ से लिट्टे रिबेल से लड़ रहा था. 1988 में बोथ पॉलिटिकल पार्टीज जयवर्धने एंड सिरिमावो इन श्रीलंका डिमांडेड द विड्रॉल ऑफ IPKF, ठीक है. दोनों जो पार्टीज थी, अपोजिशन पार्टीज और मेन पार्टी, दोनों ने ही बोला कि आप इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस को बोला कि आप चले जाओ, बिकॉज इवन दो इट वाज अ पीस कीपिंग फोर्स बट यू हैव टू अंडरस्टैंड श्रीलंका यूज्ड टू सी तमिल्स फ्रॉम एज इंडियंस. तो इंडियन आर्मी का आना उन्हें ऐसा लगता था कि वो मन ही मन इंडियन आर्मी भी तमिल्स को ही सपोर्ट करती, मतलब उन पर भरोसा नहीं था एक तरीके से श्रीलंका को. इंडिया इंसिस्टेड कि भाई आपने अकॉर्ड साइन किया है तो पीस कीपिंग फोर्स जो है इट्स पार्ट ऑफ द पीस अकॉर्ड साइन, आपने साइन किया है हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट, उसके हिसाब से भेजा है हमने ऐसे मतलब यूनिलेटरली नहीं भेजा है आपको ऑक्यूपाई करने के लिए. ये हमारे और आपके बीच में बात हुई थी कि हम भेजेंगे, इसलिए हमने भेजा है. फिर 1989 में राणा संगे जो नए लीडर आए, उन्होंने डिमांड किया कि इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को वापस कर दो. टू मैनेज द सिचुएशन, इंडियन इलेक्शन होने वाले थे, तो राजीव गांधी ने 1989 में डिसाइड किया कि नवंबर में कि श्रीलंका में तो बहुत ज़्यादा अप्रोर है कि भाई आपकी पीस कीपिंग फोर्स को, क्योंकि उनको बिल्कुल भरोसा नहीं था उसके ऊपर, और क्योंकि इलेक्शन आ रहे थे तो राजीव गांधी अग्रीड और जो पीस कीपिंग फोर्स है वो वापस आ गई. अंडर राजीव गांधीज लीडरशिप इंडिया लिंक्ड द IPF's विड्रॉल टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 13 अमेंडमेंट, ठीक है. बेसिकली क्या किया, 13 अमेंडमेंट के हिसाब से बोला गया था कि इंडियन पीस कीपिंग फोर्स आई थी, राजीव गांधी ने उसी को अमेंड कर दिया और इम्प्लीमेंट कर दिया कि उसका विड्रॉल भी उसी का पार्ट है, ठीक है. एंड जिसके कारण टू दिस श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन विच क्रिएटेड काउंसिल्स ऑफ तमिल रीजन. इन नवंबर 1989 VP सिंह वॉन द इलेक्शन, ठीक है, जिसके लिए राजीव गांधी ने, जिस इलेक्शन के लिए राजीव गांधी ने ये स्टेप लिया था उसमें VP सिंह जीत गए और उन्होंने कंप्लीटली इंडियन पीस कीपिंग मिशन को 13 अमेंडमेंट से हटा दिया, ठीक है, उस अकॉर्ड का पार्ट ही नहीं रखा. एंड दिस बिगेन रिकॉलिंग IPKF, ठीक है. और उसके बाद जो ये नॉर्थ ईस्ट प्रोविंशियल काउंसिल थी जो बनने वाली थी, सो दैट दे कैन हेल्प श्रीलंका में जो तमिल है उनको अपना खुद का एक एरिया दिया जाए, एक वॉइस दी जाए, वो कम्प्लीटली कोलैप्स हो गई. फिर 1991 में लिट्टे ऑर्गेनाइजेशन ने राजीव गांधी को असैसिनेट कर दिया और अब लिट्टे को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का बैज मिल गया. अब राजीव गांधी की डेथ के बाद तमिल ग्रुप स्टॉप सपोर्टिंग लिट्टे. जो द रीज़न वाई इंडिया वॉज सो इन्वॉल्व वॉज बिकॉज द तमिल पॉपुलेशन इन इंडिया वांटेड टू सपोर्ट लिट्टे, बट जब उन्होंने राजीव गांधी का असैसिनेशन किया तो उसके बाद हमारे यहाँ से जो सपोर्ट था पॉपुलेशन का वो भी चला गया. एंड it basically meant that the mission was failed and then there was a need for a new approach to Sri Lanka, क्योंकि अब तक the whole point was कि the people of India wanted to support Tamils in Sri Lanka, but जब उन्होंने राजीव गांधी को assassinate किया तो things changed. They didn't want to support Tamil. They thought कि okay they are too gruesome.
Now let's talk about India-Sri Lanka relationship post-Cold War. Post-Cold War means USSR dismantle हो चुका है. अमेरिका जो इतना इंटरेस्ट ले रही थी श्रीलंका में, अफगानिस्तान में, दे डिडंट वांट टू टेक एनी मोर इंटरेस्ट इन इट बिकॉज उनका काम हो चुका था. तो दिस इज द पॉइंट वेयर देयर वाज अ चेंज इन श्रीलंका. श्रीलंका और इंडिया दोनों चाहते थे कि अब हमारे अच्छे ट्रेड रिलेशनशिप हो, क्योंकि दे रियलाइज कि इस भीड़ भाड़ के चक्कर में, इस वॉर के चक्कर में उनका इकोनॉमिक लॉस होता जा रहा है. सो दे बोथ द कंट्रीज वांटेड टू रीन्यू देयर रिलेशनशिप. ठीक है. एंड उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक नई अप्रोच अडॉप्ट करी. ठीक है. उस श्रीलंका में जो सब्सिक्वेंट लीडर्स आए, कुमार तुंगा एंड विक्रम सिंघे, दे टुक स्टेप्स टू इम्प्रूव रिलेशनशिप विद इंडिया. 1998 में FTA साइन किया गया इंडिया और श्रीलंका में. ना आपको एक चीज़ पता है, अगर दो कंट्रीज FTA साइन कर रही है तो मतलब कि दे आर पुटिंग द पॉलिटिक्स असाइड एंड दे आर फोकसिंग ऑन ग्रोथ, है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ. फिर 2002 और 2003 के बीच में इंडिया ने कोशिश करी श्रीलंका और लिट्टे के बीच में एक डायलॉग करने की, पर वो फेल रहे. एंड लिट्टे जो है उन्होंने जो है विड्रॉ कर लिया 2003 में कि हमें नहीं बात करनी, क्योंकि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिट्टे देयर वाज फिशर्स. कुछ लोग उसमें से चाहते थे कि वो, और इंडिया अगर हेल्प नहीं कर रही है तो बाहर किसी और देश से हेल्प लेके वॉर कंटिन्यू करे. कुछ लोग कन्वर्सेशन कंटिन्यू करना चाहते थे. कुछ लोग दे वांटेड टू कम बैक टू, दे वांटेड टू ब्रिंग देयर पॉपुलेशन बैक टू सम अदर सेफ कंट्री. बिकॉज आप समझो बहुत लंबे समय से ये वॉर चल रहा है, तो एक इंसान की पूरी ज़िंदगी निकल जाती है इस वॉर में, एंड दे आर नॉट सीइंग अ एंड टू इट. सो दिस वॉज द सिचुएशन. फिर उसके बाद आए महिंद्रा राजस्का. आई हैव अ लिस्प सो आई कैन नॉट प्रोनाउंस his name, so I'm going to say Mahindra only. ठीक है. He was elected in 2005, adopted a tough stance against Litte. ठीक है. और उन्होंने उसके बाद हुई जो बोलते हैं इलम वॉर 4th 2006 से 2009 के बीच में, क्योंकि महिंद्रा राजस्का टुक अ वेरी हार्ड स्टैंड अगेंस्ट लिट्टे कि बहुत हो गया तुम लोगों का, बहुत टाइम से हम देख रहे हैं, यू आर नॉट अप फॉर कन्वर्जेशन, यू आर नॉट अप फॉर एनीथिंग, यू जस्ट वांट टू डू वायलेंस. फिर उसके बाद इंडिया जो था वो मेनली इंडिया ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे कि हमारा तो FTA साइन हो गया, हमें नहीं आना, वी डोंट केयर. और आफ्टर राजीव गांधी इंडियंस वर ऑल्सो नॉट एज इंटरेस्टेड इन लिट्टे एज दे वर बिफोर. ठीक है. उसके बाद श्रीलंका जो मिलिट्री है वो उन्होंने ना बहुत असर्टिव और हार्डलाइन पोजीशन अप्रोच ले ली. अभी तक श्रीलंकन आर्मी जो थी वो इतनी हार्डलाइन नहीं थी. दे वर ऑफ कोर्स डीलिंग विद देम, बट देन दे डिसाइडेड टू टेक अ वेरी हार्ड स्टैंड. उन्होंने इवन प्रभाकरन जो कि लिट्टे का लीडर था उनका असैसिनेशन कर दिया. फिर ड्यूरिंग द इलम वॉर, 5th इलम वॉर, इंडिया स्टेड आउट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट एंड डेवलप्ड क्लोजर टाइज विद, एंड श्रीलंका डेवलप्ड क्लोजर टाइज विद पाकिस्तान एंड चाइना. सो मेन यही रहा कि इंडिया ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था श्रीलंका में. श्रीलंका ने बहुत ही हार्ड स्टैंड ले लिया था तमिल्स के अगेंस्ट, और श्रीलंका की रिलेशनशिप अब चाइना और उससे भी बढ़ती जा रही थी. So to recap what happened in Sri Lanka Accord, Indo-Sri Lanka Accord 1987, दोनों के बीच में नेगोशिएशन हुए. देयर वाज आइडिया कि तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाएगा. जो लैंड, फाइनेंस और पुलिस पावर है जो सिंगलीज का ओवर द लैंड्स दैट वर मेजॉरिटी ऑफ तमिल्स, वो हटा दिए जाएंगे. उन्हें एक हाई कोर्ट प्रोवाइड की जाएगी जो कि उनके मैटर्स को डील करेगी. फाइनेंशियल कमीशन बनाई जाएगी एंड एक 9 प्रोविंस काउंसिल बनाई जाएगी जो कि बेसिकली लेजिस्लेटिव काम करेगी फॉर रिप्रेजेंटिंग तमिल्स. ये आइडिया था इस अकॉर्ड का. फिर क्या हुआ, बेसिकली हम रिकैप कर रहे हैं. उसके बाद क्या हुआ, फिर नॉर्दर्न और ईस्टर्न प्रोविंस जो थी श्रीलंका की, जहाँ पे तमिल मेजॉरिटी थी, उनको बोला कि आप उनको एक सिंगल प्रोविंस बना दो. ठीक है. तो ये इस तरीके का अगर कुछ है टीयर ड्रॉप, तो ये एरिया को एक सिंगल प्रोविंस बनाने के लिए बोल रहे थे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर तमिल मेजॉरिटी थी. सिग्निफिकेंट डिवोल्यूशन ऑफ पावर ऑफ नॉर्दर्न प्रोविंस, 13 अमेंडमेंट. ठीक है. कि जो नॉर्दर्न प्रोविंस है उसको और पावर दिया जाएगा. ठीक है. उसके पावर डिवॉल्व होगा. द डिसोल्यूशन ऑफ लिट्टे. ठीक है. कि लिट्टे को बोला कि तुम अपने आप को ख़त्म करो, ये झगड़ा ख़त्म करो और सरेंडर कर दो अपने आर्म्स. इंडियन आर्मी जो है वो पीस कीपिंग फोर्स भेजेगी. 13 अमेंडमेंट इंटेंडेड टू इस्टेब्लिश प्रोविंस ऑफ श्रीलंका, मेक सेनेलीज एंड तमिल द ऑफिशियल लैंग्वेज. ठीक है. वो चाहते थे कि एक प्रोविंशियल काउंसिल बने श्रीलंका में, तमिल और सेनेलीज दोनों ही ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाए और इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज हो जाए. उसके अलावा ताकि कनेक्शन अच्छे बैठे. इट एम टू ग्रांट मोर लैंड, पुलिस एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द नॉर्दर्न प्रोविंसेस. ठीक है. जो अभी तक श्रीलंका में जो पुलिस और फाइनेंशियल एस्टैब्लिशमेंट थे वो ज़्यादातर सेनेलीज कंट्रोल करते थे. दे वांटेड दैट कंट्रोल बैक टू बी गिवन बैक टू Tamil population. However, Accord faced obstacles when Litte reluctantly consented
है ना। उन्होंने लिट्टे ने अपने मन मर्जी से साइन नहीं किया था क्योंकि इंडिया ही उन्हें सपोर्ट करता था, तो अब इंडिया ने ही बोला कि करो साइन, तो दे हैड टू, बट दे वर नॉट इन फेवर ऑफ इट बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड उनके साथ बहुत गंदा बर्ताव हुआ था इतने सालों तक, तो दे वर लाइक वेरी रिवेंजफुल इन दैट मैनर। ठीक है, उसके बाद आफ्टर दैट जब अकॉर्ड साइन हो गए उसके बाद दे विड्रू लिट्टे कि हम नहीं बात करेंगे, एंड दिस क्रिएटेड अ लॉट ऑफ इशूज थ्रू आउट द कॉन्फ्लिक्ट। इंडिया इंडोर्स श्रीलंका गवर्नमेंट। इंडिया को रियलाइज हो गया कि लिट्टे को सपोर्ट तो नहीं किया जा सकता बिकॉज दे आर बिकमिंग वेरी रोग, तो उन्होंने जो है श्रीलंकन गवर्नमेंट को सपोर्ट किया और लिट्टे को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोला, और वही सब किया जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंडिया करता आया है। इंडिया ऑल्सो एक्सप्रेस डीप कंसर्न फॉर प्रीडोमिनेटली तमिल सिविलियन पॉपुलेशन, एम्फेसाइजिंग दैट देयर राइट एंड वेलबींग शुड नॉट बी, क्योंकि लिट्टे ऑर्गेनाइजेशन वॉज पार्ट ऑफ द तमिल माइनॉरिटी। ज़्यादातर तमिल माइनॉरिटी वर नॉट जैसे आईसिस है या कोई भी तालिबान है, सारे अफगानिस्तानी लोग तालिबान में बिलीव नहीं करते ना, दे आर पार्ट ऑफ दैम। वैसे ही लिट्टे वॉज पार्ट ऑफ सम ऑफ द मेजॉरिटी तमिल पॉपुलेशन। तो इंडिया का स्टैंड हमेशा से बस यही था कि आई अंडरस्टैंड लिट्टे इज़ बैड, बट इसके लिए सारी तमिल पॉपुलेशन को पनिश मत करो, उनको उनके राइट्स और वेलबींग का ध्यान रखा जाए। इंडिया कंसिस्टेंटली एम्फसाइज ऑन द इम्पोर्टेंट ऑफ अचीविंग नेशनल रिकन्सिलिएशन विद श्रीलंका, कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में रिकन्सिलिएशन होना चाहिए। जो इतने सालों से लड़ाई चल रही है, जो डिस्ट्रस्ट हो चुका है, वो ख़त्म किया जाए, एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकाला जाए इस प्रॉब्लम का जो है। उसके अलावा इंडिया ये प्रमोट करता था कि दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन है लाइक लिट्टे एंड द श्रीलंकन गवर्नमेंट शुड go for a political settlement in a way that maintains unity of श्रीलंका। मतलब इंडिया नहीं चाहता था कि श्रीलंका के टुकड़े हो, है ना, और डेमोक्रेसी रहे, प्लूरलिज्म रहे, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ना हो। उसके अलावा एट द सेम टाइम इंडिया फर्मली सपोर्टेड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 13th अमेंडमेंट विच एम्स टू डिवॉल्व पावर ऑफ द नॉर्दर्न प्रोविंस। मतलब कि बेसिकली इंडिया का स्टैंड यही था कि आप इन श्रीलंका के दो टुकड़े ना हो, पीसफुली रिजॉल्व कर सको, पर जो तमिल पॉपुलेशन उनको वो राइट्स दिए जाए, उनको एक वो प्रोविंस दी जाए जहाँ वो ठीक से एक अच्छे लाइक अ इक्वल सिटीजन रह सके। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सिग्निफिकेंस ऑफ श्रीलंका टू इंडिया। दिस इज ट्रेड रूट्स। दिस मैप शोज यू ऑल द मेजर सी ट्रेड रूट्स दैट गो थ्रू द वर्ल्ड। ठीक है, ज़्यादातर जो सामान है वो ट्रेड जो है वो यहाँ बनता है और देन यहाँ से जाता है, राइट। सो यू विल सी दैट वन ऑफ द थिकेस्ट ऑफ दिस लाइन is this going through Suez Canal, right, from China से होती हुई और East Asia से होती हुई, and it follows, it is in the Indian Ocean, right beneath India and Sri Lanka। अब ये सोचो कि सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया है सी रूट का, और वहाँ पे इंडिया और श्रीलंका एग्जिस्ट करते हैं एक साथ इंडियन ओशन में, दोनों का बराबर हक है इंडियन ओशन के ऊपर, एंड दे आर नॉट गुड फ्रेंड्स। दैट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म कि कल को मतलब पूरी दुनिया अफोर्ड नहीं कर सकती कि श्रीलंका और इंडिया के बीच में झगड़ा हो। ठीक है, तो जियोग्राफिकल जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट ये है कि इट इज सिचुएटेड इन द वाइटल सी रूट, है ना। ऑफ कोर्स श्रीलंका इज सिचुएटेड इन द वाइटल सी रूट इन इंडियन ओशन। श्रीलंका होल्ड्स अ सिग्निफिकेंट जियोपॉलिटिकल पोजीशन डिस्क्राइब अकिन टू स्ट्रेटेजिकली स्टेशन शिप इन द रीजन। श्रीलंका का वहाँ पे होना इज लाइक आप इंडियन ओशन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक आपने शिप इंडियन ओशन में लगा रखी हो, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, उसके अलावा हैंडलिंग इंडिया का 90% ऑफ द ट्रेड गोज थ्रू दैट एरिया, तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया टू हैव गुड रिलेशनशिप विद श्रीलंका। जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ श्रीलंका इज रूटेड इन इट्स लोकेशन, है ना, विच इज इंटीग्रल टू इंडियन ओशन स्ट्रेटेजी एंड एफर्ट टू एस्टैब्लिश एन इंडियन ओशन रिम कम्युनिटी। ठीक है, इंडिया काफ़ी टाइम से चाइना के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाना चाह रही है इंडियन ओशन में, बिकॉज चाइना इज ऑल्सो ट्राइंग टू अपना साउथ चाइना सी में तो हंगामा कर दिया, उसके बाद दे ऑल्सो वॉन्ट टू कम एंड पोक होल्स इनटू इंडियन ओशन। सो उसको उससे सेव करने के लिए इंडिया अपनी खुद की एक स्ट्रॉन्ग इंडियन ओशन कम्युनिटी बनाने की कोशिश कर रहा है। उसमें श्रीलंका का होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज इट्स अ आइलैंड दैट एग्जिस्ट इन इंडियन ओशन। श्रीलंका का जियोग्राफिकल पोजिशन जो है आइलैंड स्टेट for Indian Ocean has a strategic geopolitical significance for various major powers, for instance China in the region. One of the reason why America was interested in the starting was the same, ठीक है, because इतने लंबे सी रूट में बाकी सब भी वहीं से जाता है, इफ ट्रेड वहाँ से जाता है तो सबमरीन्स भी वहीं से जाती हैं, एंड टू हैव अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर इन दैट एरिया मीन्स अ लॉट ऑफ पावर। ठीक है,
आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट, इंडिया स्टैंड श्रीलंका सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन श्रीलंका ही है। इन पास्ट फ्यू ईयर्स चाइनीज इन्फ्लुएंस हैज मार्क्ड इंक्रीज इन द कंट्री। ऑफ कोर्स जहाँ इंडिया का इन्फ्लुएंस है वहाँ चाइना तो आएगा ही अपना इन्फ्लुएंस, क्योंकि चाइना एंड इंडिया आर apparently in a competition to see which one can control more of the world. फिर given the historical tension, क्योंकि हमेशा से इंडिया और श्रीलंका के रिश्ते अच्छे नहीं रहे तो और डर बढ़ जाता है कि हमारे एक बोलते हैं ना तुम्हारे एनिमी का एनिमी दोस्त होता है, तो अगर श्रीलंका इंडिया का एनिमी हो जाएगा तो चाइना का दोस्त हो जाएगा, चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा इन इंडियन ओशन, विच इज़ समथिंग इंडिया डजंट वांट. So this is where Sri Lanka is very important for us. It is mandatory almost for our security and security of the Indian Ocean that India and Sri Lanka has a positive relationship, and any movement of Sri Lanka towards China is worrisome. Now let's talk about India-Sri Lanka economic cooperation. Economic sections में India और Sri Lanka का बहुत बढ़िया relationship है. दोनों इंडिया बहुत सारा चीज़ें एक्सपोर्ट करता है, श्रीलंका डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट. उसके अलावा इंडिया श्रीलंका फ्री ट्रेड अग्रीमेंट भी साइन हो चुका है 2000 में, एंड इंडिया हैज़ अ लॉन्ग स्टैंडिंग की पार्टनर फॉर श्रीलंका, है ना, क्योंकि कई सारी ट्रेड क्रेडिट लाइंस जो है इंडिया ने दी है, और उसके अलावा सार्क का मेंबर भी है इंडिया के साथ में श्रीलंका. सो ऑल इन ऑल दे हैव ट्राइड टू मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप. दे हैव ऑल्सो हैड अ गुड रिलेशनशिप सिंस दिस होल लिट्टे बिजनेस वॉज रैप्ड अप तो क्या ही हुआ है, बट इट हैज़ नॉट बिन एज सिग्निफिकेंट सिंस. फिर 2021 में इंडिया इमर्ज एज श्रीलंका टॉप ट्रेडिंग पार्टनर विद बायलैटरल मर्चेंटाइज ट्रेडिंग अप टू $5.45 billion, मेकिंग सब्सटैंशियल इंक्रीज फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स 3.6. तो आप देख रहे हो एक साल में 3.6 बिलियन से 5.44 बिलियन सडन इंक्रीज हुआ है ऑफ ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका. Notably, over 60% of Sri Lanka's export to India take advantage of the FTA signed between them, while only 5% of India's export to Sri Lanka utilizes FTA provision, underscoring India's competitiveness in Sri Lanka's market. ठीक है, इंडिया कम इस्तेमाल करता है अपने FTA को as compared to Sri Lanka. So Sri Lanka is more dependent on this relationship than India is. India also plays a significant role in फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. बहुत सारा FDI है जो इंडिया से जाता है श्रीलंका की तरफ. उसके अलावा जो क्यूमुलेटिव FDI है वो $2.2 बिलियन है. 2021 में इंडिया रैंक्ड एज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ FDI फॉर श्रीलंका, कंट्रीब्यूटिंग 142 मिलियन अक्रॉस सेक्टर्स इंक्लूडिंग पेट्रोलियम, टूरिज्म, मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट, टेलीकम्युनिकेशन एंड फाइनेंशियल सर्विस. तो हमने देखा था कि कुछ ऐसा ही रिलेशनशिप इंडिया का बांग्लादेश, भूटान के साथ भी है, राइट. वी प्रोवाइड अ लॉट ऑफ FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. उसके अलावा क्रेडिट लाइन्स है. उसके अलावा वी हेल्प देम क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर सो दैट दे, एक तरीके से इंडिया हैज़ बीन हेल्पिंग देम टू ग्रो स्ट्रॉन्ग सो दैट दे कैन सॉर्ट ऑफ हेल्प देमसेल्फ बी फ्री, है ना. इंडिया चाहता है कि इन कंट्रीज़ के ऊपर दूसरे कंट्रीज़ का दबाव ना हो, तो वो खुद ही इंडिपेंडेंट हो. इसके लिए दे कीप डूइंग बिजनेस विद देम, इन्वेस्टिंग मनी, गिविंग क्रेडिट लाइन्स एंड सो ऑन. Development cooperation. Sri Lanka is a significant development partner for India, and this partnership is the cornerstone of the bilateral relationship. As आपने देखा होगा, इंडिया अफगानिस्तान में इंडिया ने पार्लियामेंट बनाई, स्कूल बनाए, बांग्लादेश में कई सारे स्कूल कॉलेजेस बनाए. वैसे ही इंडिया का रिलेशनशिप जो है, बायलैटरल रिलेशनशिप जो है श्रीलंका का, वो एज अ डेवलपमेंट पार्टनर है, क्योंकि इंडिया इज हेल्पिंग श्रीलंका डेवलप टू बिकम मोर इंडिपेंडेंट, मोर डेमोक्रेटिक. इंडिया का कमिटमेंट श्रीलंका इंक्लूड्स ग्रांट ऑफ टोटल 570 मिलियन, ओके, एंड 3.5 बिलियन जो है $, प्लेज करे हैं, मतलब कि इफ नीडेड विल बी गिवन. द पार्टनरशिप इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिमांड ड्रिवन एंड पीपल सेंट्रिक अप्रोच. ठीक है, कि बेसिकली इनका रिश्ता जो है ज़्यादा ट्रेड मोटिवेटेड है, कि कितनी चीज़ों की डिमांड है. श्रीलंकन गुड्स की डिमांड इंडिया में, इंडियन गुड्स की डिमांड श्रीलंका में, एंड पीपल सेंट्रिक. दे वांट, जो इतने सालों से दोनों कंट्रीज़ के लोगों के बीच में जो अच्छी फीलिंग्स नहीं है एक दूसरे को, उसको चेंज करने के लिए पीपल सेंट्रिक अप्रोच दे हैव, फोकसिंग ऑन सेक्टर्स सच एज एजुकेशन, हेल्थ, लाइवलीहुड, हाउसिंग, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड सो ऑन. एंड क्योंकि आप ये भी सोचो ना कि इतने सालों से अगर उनकी कंट्री में तमिल रह रहे हैं, तो और बीइंग सो क्लोज टू ईच अदर, आप अगर साउथ इंडियन कल्चर, तमिल कल्चर और श्रीलंकन कल्चर को नोटिस करेंगे, यू विल सी अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटी.
यूट्यूब पे देर इज़ अ चैनल फ्रॉम श्रीलंका, इट्स अ फूड चैनल वेयर देर इज़ अ पर्सन हु मेक्स श्रीलंकन फूड एंड इट्स अ वेरी आर्टिस्टिक चैनल. उस चैनल पे आप जाओगे ना, ज़्यादातर कमेंट इज़ फ्रॉम इंडिया बिकॉज सेम डिश दे मेक द सेम फूड, ओके, बिकॉज सेम इन्वायरमेंट एंड सो ऑन. इंडिया का हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है वो एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है. इंडिया घर बना रहा है, 50,000 घर बनाए हैं वॉर अफेक्टेड प्लांटेशन एरिया, स्पेशली वो एरिया जहाँ पे वॉर चल रहा था बिटवीन लिट्टे एंड श्रीलंकन आर्मी. ये उनका सबसे लार्जेस्ट फॉरेन, इंडिया का सबसे बड़ा फॉरेन प्लान है अब तक का. अ कंट्री वाइड इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस वॉज लॉन्च इन 2016, extended to all provinces, providing close to 300 ambulances is the cost of $22.5 million. बेसिकली हमने देखा है कि जो प्रॉब्लम्स इंडिया को होती है हेल्थ केयर को लेकर कि भाई लोग गांव में जो लोग हैं उनके पास अगर वो बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं तो, या जैसे प्रेग्नेंट है, डिलीवरी कर रहे हैं, तो दे डोंट हैव मीन्स टू रीच एन हॉस्पिटल. ऐसी ही कुछ सिचुएशन श्रीलंका में भी है बिकॉज देव बीन ऑन एट वॉर फॉर सो लॉन्ग. सो वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ इंडियाज़ रिलेशनशिप विद श्रीलंका इज़ कि इंडिया ने उन्हें 300 एम्बुलेंसेज दी हैं और एक सारे प्रोविंस में एक नेटवर्क बनाया है ताकि लोगों को अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो तो वो जा सके हॉस्पिटल तक. नोटेबल कंप्लीटेड ग्रैंड प्रोजेक्ट इंक्लूड डिकोयो हॉस्पिटल, लाइवलीहुड असिस्टेंट टू फिशिंग एंड फार्मिंग कम्युनिटीज़, मेडिकल इक्विपमेंट एंड 1,500 सीट ऑडिटोरियम इन रुहुना यूनिवर्सिटी. सो एजुकेशन, मेडिसिन, लाइवलीहुड एंड हॉस्पिटल. तो आप देख रहे हो एजुकेशन, हेल्थ, हर सेक्शन में आप देखोगे इंडिया की तरफ से देयर हैज़ बीन कंट्रीब्यूशन टू श्रीलंका. उसके अलावा एक और प्रोजेक्ट चल रहा है जाफना कल्चरल सेंटर का. हमने देखा था कि जब हम इंडिया और बांग्लादेश की बात करते हैं या नेपाल की बात करते हैं तो ऑफकोर्स लोगों के बीच में तो टाइज है ही, रिलेशनशिप है ही, पर इंडिया और श्रीलंका के बीच में ना एक तरीके से because of the long standing war there was a lack of this connection. So ये जाफना कल्चरल सेंटर, हाउस कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन फैसिलिटी, कल्चरल हेरिटेज साइट्स, ये सब जो चीज़ें हैं, these are actions taken so as to create a good people to people relationship between श्रीलंका एंड इंडिया, है ना, क्योंकि दोनों के कल्चर में है काफ़ी सिमिलैरिटी है. कल्चरल डिप्लोमेसी एंड स्पिरिचुअल बॉन्ड, ऑफ कोर्स बुद्धिज्म हैज़ क्रिएटेड अ ह्यूज एंड अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका. उसके अलावा मतलब एम्परर अशोका के टाइम में एमिशरीज जो भेजे गए थे तब से हमारा कनेक्शन है. एग्जीबिशन ऑफ लॉर्ड बुद्धाज रेलिक्स इन श्रीलंका अंडरस्कोर्स द डीप पीपल टू पीपल कनेक्शन एंड शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज. ऑफकोर्स जैसा इंडिया और नेपाल के साथ रिलेशनशिप में वैसा ही इंडिया और श्रीलंका के बीच में भी इस्टेब्लिश करने की कोशिश करी गई है, क्योंकि इंडिया भूटान के बीच में जो ये बुद्धिस्ट लिंक है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. वैसा ही लिंक श्रीलंका के साथ भी बनाने की कोशिश की गई है. लैंडमार्क मूव जो था जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने $15 मिलियन का ग्रांट दिया था फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ बुद्धिस्ट टाइज ड्यूरिंग 2020 वर्चुअल बायलेटरल मीटिंग, क्योंकि कोविड हो रहा था तो सारी मीटिंग जो थी वर्चुअल होती, तो उसमें इंडिया ने इतने पैसे $15 मिलियन दिए थे फॉर प्रोटेक्शन ऑफ बुद्धिज्म. तो कल्चरल टाइज को इम्प्रूव करने की बहुत कोशिश की गई है. स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा है श्रीलंका और इंडिया के रिलेशनशिप में. अब तक क्लासेस, बहुत सारी आर्ट फॉर्म और लैंग्वेजेस के ऊपर क्लासेस होती है वहाँ पे. 2015 में हाई कमीशन ऑफ इंडिया इवेंचुअली सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल योगा डे. जो इंडिया ने इंटरनेशनल योगा डे स्टार्ट किया था वो श्रीलंका में भी स्टैब्लिश किया गया, और दोनों इट इंगेज बोथ द पब्लिक एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ श्रीलंका एक तरीके से. और वो जो सिमिलैरिटीज़ है वो तो एग्जिस्ट करती ही हैं काफ़ी टाइम्स, पर उन्हीं के ऊपर एक बोल सकते हैं ना धूल सी चढ़ गई थी बिकॉज ऑफ द वॉर, एंड दीज आर ऑल एफर्ट्स टू ब्रिंग बैक दैट कनेक्शन दैट दे हैव. इंडिया एंड श्रीलंका शेयर अ क्रूशियल टाई थ्रू टूरिज्म. जब भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से कोई भी इंसान आता है साउथ एशिया के टूर में तो दे वॉन्ट टू गो टू इंडिया एंड श्रीलंका. अगर दोनों के बीच में रिलेशनशिप अच्छी नहीं होगी तो इट विल क्रिएट ना डबल पेपर वर्क फॉर अ टूरिस्ट, सो दे विल हैव टू चूज ईदर श्रीलंका और इंडिया. बट अगर इंडिया और श्रीलंका के बीच में टाइज अच्छी है तो दे कैन बिकम लाइक अ सिंगल टूर एंड अर्न फ्रॉम इट बोथ, राइट. तो इसी के कारण दोनों ने बहुत कोशिश करी है, दोनों कंट्रीज ने मिलकर कि एक टूरिज्म के थ्रू टाइज बन जाए, क्योंकि इंडिया का टूरिज्म इन श्रीलंका भी बहुत ज़्यादा है. इंटरनेशनल तो है ही, पर इवन इंडिया कंट्रीब्यूट्स अ गुड अमाउंट. एक ई टूरिस्ट वीज़ा स्कीम जो है वो श्रीलंका के टूरिस्ट के लिए दी गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2015 में, फीचरिंग अ सब्सिक्वेंट रिडक्शन इन वीज़ा फीस. ठीक है, तो श्रीलंका से अगर कोई इंडिया घूमने आता है तो उनको
बहुत कम वीज़ा फीस देना पड़े। उसके अलावा इसी के रेसिप्रोकेशन में श्रीलंका ने इंडिया को फ्री वीज़ा दिया, स्कीम अराइवल वीज़ा ऑन अराइवल इन 2019। इंडिया स्टैंड्स एज द लार्जेस्ट मार्केट ऑफ टूरिस्ट। इवन कोविड-19 में टूरिस्ट आए थे 2022 में, जितने टूरिस्ट आए थे श्रीलंका में उसमें से 17% जो थे वो इंडिया से थे। एक ओपन स्काई एग्रीमेंट भी हुआ है बेसिकली, ताकि आराम से फ्लाइट्स आ जा सके श्रीलंका से इंडिया। और आई थिंक देयर आर 6 इंडियन एयरपोर्ट्स जिसके बीच में जिस कोलंबो और उन 6 एयरपोर्ट्स के बीच में एक लिंक बना दिया गया है ताकि आसानी से फ्लाइट्स आ जा सके। एयर ट्रैवल बबल अरेंजमेंट है जिसमें 2021 में चालू किया था, जिसका एम था टू रिस्टोर द कनेक्टिविटी डिस्टर्प्टेड ड्यू टू कोविड। तो कोविड के कारण ना बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्प्ट हो गई थी, बिकॉज नन ऑफ द कंट्रीज वांटेड टू गेट कोविड, राइट, दे बोथ वांटेड टू प्रोटेक्ट। तो क्योंकि हम अच्छे टाई बनाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए हम कोशिश कर रहे थे कि टूर ट्रेवल एंड ये सब जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये सब आसान हो जाए, बट कोविड कट द कॉर्ड इन बिटवीन। सो उसके रीस्टैब्लिशमेंट के लिए ये टूरिज्म बबल, क्या बोलते हैं, ट्रैवल बबल करके अरेंजमेंट 2021 में बनाया गया था बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। द डिफेंस कोऑपरेशन, इंडिया और श्रीलंका के बीच में मार्जिनली एक अच्छा डिफेंस कोऑपरेशन है। 2 मेन एक्सरसाइज होती है, एक तो नेवल एक्सरसाइज और एक आर्मी एक्सरसाइज। अल्टरनेटिवली साल में होती है, कभी वो यहाँ आते हैं कभी हम वहाँ जाते हैं, जस्ट वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ बांग्लादेश। आर्म फोर्सेस जो है वो साथ में क्लोजली कोऑपरेशन में काम करते हैं। शेयर्ड सिक्योरिटी चैलेंज है, जैसे ड्रग एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो होता है इन दैट एरिया, उस पर साथ में मिलकर काम करते हैं। श्रीलंका प्लेज अ क्रूशियल रोल इन इंडियाज रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी, राइट। इंडिया का जो रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती है टू मेक श्योर दैट इंडियन सी जो है वो सेफ रहे फ्रॉम फ्रॉम फॉरेन ऑक्यूपेशन एज वेल एज फ्रॉम पायरेसी। तो उसमें जो है बहुत श्रीलंका इज़ इंटीग्रेटेड इन इट, मतलब एक तरीके से श्रीलंका की मैरीटाइम सिक्योरिटी आर्किटेक्चर और इंडिया का एकदम मर्ज हुआ हुआ है, साथ में मिलकर वो काम करते हैं, ऑलमोस्ट एज इफ दे आर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेम कंट्री, ठीक है। उसके अलावा इंडिया एंड श्रीलंका एंड मालदीव्स, ये तीनों कंट्रीज़ ने मिलकर जो है एक ट्राइलेटरल अग्रीमेंट साइन किया है फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी, क्योंकि मालदीव्स ऑल्सो एग्जिस्ट इन द सेम इंडियन ओशन, राइट। तो तीनों ने मिलकर एक सिक्योरिटी अग्रीमेंट साइन किया है जिसमें वो फोकस करेंगे सर्वेलेंस पे, राइट, क्योंकि एक जना करेगा तो उसको बहुत ज़्यादा पैसा या टाइम लगेगा ना, बट 3 कंट्रीज हैं मिल के करेंगे तो तीनों पे कम असर, मतलब कम कॉस्ट आएगी व्हेन एक साथ मिलके करेंगे, तो उससे एंटी पायरेसी एफर्ट और रिड्यूसिंग मैरीटाइम पॉल्यूशन। सो तीनों कंट्रीज मिलकर इस पे काम करती है ताकि किसी एक पर सारा बर्डन ना हो इंडियन ओशन का, एंड दे कलेक्टिवली मिलके दे कैन कीप इंडियन ओशन सेफ एंड क्लीन। ये जो ट्राइलेटरल अग्रीमेंट है ये 4 चीज़ों पर फोकस करता है। एक तो टेररिज्म, कि इंडियन ओशन का इस्तेमाल टेररिज्म के लिए ना किया जाए। मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ठीक है, कि दूसरे कोई सबमरीन्स, कोई एनिमी शिप्स वगैरह जो है वो यहाँ पे अपना वो गढ़ ना बनाए। उसके अलावा ट्रैफिकिंग जो हो रही है, पायरेसी, उस पर, एंड जो ऑर्गेनाइज क्राइम है वहाँ से, स्पेशली रिलेटेड टू ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड ड्रग्स, और साइबर सिक्योरिटी। इन चारों पर मिलकर ये तीनों कंट्रीज एक साथ काम करती है। एडिशनली इंडिया एंड श्रीलंका साइंड अ पैक्ट इन 2019 एड्रेसिंग द ड्रग एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रॉब्लम। ड्रग एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रॉब्लम बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका इज़ ह्यूज बिकॉज दे आर वेरी इजीली अप्रोचेबल, दोनों कंट्रीज़ के लैंड। तो उसको संभालने के लिए, क्योंकि बहुत सारे कनेक्शन है ना, फिशरमैन्स भी हैं वहाँ पे, तो इसलिए दे हैव बीन वर्किंग टायरलेसली टू क्रिएट दैट एनवायरनमेंट वेयर दे बोथ कैन यूज़ द लैंड एंड द सी साथ में मिलकर, बट ऑल्सो मेक श्योर कि अगर कोई गलत काम कर रहा है तो दोनों कंट्रीज एक दूसरे का साथ दें उन्हें पकड़ने में। उसके अलावा इंडिया के साथ में सार्क और बिम्स्टेक में तो है ही श्रीलंका, एंड उसके अलावा इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन और सागर, विच इज़ एन इनिशिएटिव फ्रॉम इंडिया टूवर्ड्स ऑल कंट्रीज इन इंडियन ओशन, की साथ में मिलकर जो है हम एक सबका इकोनॉमिक जो पाथ है उसको सिक्योर कर सके, उसके लिए इनिशिएटिव है। इसमें भी श्रीलंका जो है इंडिया का साथ दे रहा है इन ऑर्गेनाइजेशन में। तो कुछ 5 ऑर्गेनाइजेशन है इस तरीके की। अब लेट्स टॉक अबाउट एरियाज ऑफ कंसर्न। जस्ट बिकॉज लिट्टे का प्रॉब्लम खत्म हो चुका है और दोनों कंट्रीज़ के बीच में बहुत कोऑपरेशन चालू हो गया है, इसका ये मतलब नहीं कि दूसरी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ हंकी डोरी नहीं है। देयर आर इश्यूज बिटवीन देम। वन ऑफ देम इशू इज़
कच्चे थे वो आइलैंड। ये आइलैंड बेसिकली रामेश्वरम में एग्जिस्ट करता है, 10 माइल नॉर्थ ईस्ट ऑफ रामेश्वरम। ये हिस्टोरिकली जो है राजा ऑफ रामनाथ की टेरिटरी में आता था, जिन्होंने ऑफकोर्स उनको एक ज़मींदार को दे दिया था। लेकिन अंडर ब्रिटिशर्स ज़मींदारी जब कैंसिल हुई तो दिस बिकेम पार्ट ऑफ द प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस इट बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया। बट पोस्ट इंडिपेंडेंस ये इस पर्टिकुलर आइलैंड के ऊपर निगोशिएशन नहीं हो पाया इंडिया और श्रीलंका के बीच में, और बेसिकली इट बिकेम अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। क्योंकि निगोशिएशंस नहीं हो पाए, मतलब एक तरीके से बोल सकते हो 2 रीज़न थे। एक तो ये था कि दोनों में से कोई बात भी नहीं करना चाहता था, एंड it was not that important also, and lastly there were other bigger issues, there was a bigger fish to fry, so that never became that important to discuss. 1974 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने ये एरिया सीडेड टू श्रीलंका। बेसिकली उन्होंने मैरीटाइम एग्रीमेंट जब साइन किया और इंडिया को श्रीलंका ने वीज़ा फ्री पिलग्रिमेज ऑफर किया, तो इंदिरा गांधी ने वो पार्ट जो है श्रीलंका को दे दिया। अब तमिलनाडु असेंबली जो थी उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने अडॉप्ट किया 1991 में एक रिजोल्यूशन डिमांडिंग द रिट्रीवल ऑफ दिस आइलैंड, कि हमें वापस ला के दो। अब इंडियन गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया कि बिकॉज आपका एक्सेस है उस लैंड पर, हमने दे दिया श्रीलंका को, राइट, जस्ट बिकॉज आपका एक्सेस है डजंट मीन आप वहाँ पे फिशिंग कर सकते हो। और वहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज़ थी ऑब्वियसली उनको प्रॉब्लम थी, तो AIDMK जो है तमिलनाडु की लीडिंग पार्टी, दे बेसिकली उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट को बोला कि आप 1974 में जो इंदिरा गांधी ने अग्रीमेंट साइन किया था और 1976 का जो अग्रीमेंट था, दोनों को नल वॉइड करो एंड गिव अस बैक दैट आइलैंड दैट बिकॉज ऑब्वियसली बिलोंग्स टू अस। अब उसके बाद है फिशरमैन इश्यूज हैं। दोनों ही कम्युनिटीज़, साउथ इंडिया की कोस्टल कम्युनिटी एंड श्रीलंका, हैवीली डिपेंड ऑन फिशिंग। एंड प्रॉब्लम यह है कि डिस्प्यूट तो हमेशा से रही है बिकॉज ऑफ व्हाट इज अदर पर्सन। पानी को डिवाइड करना बहुत डिफिकल्ट होता है, यू कैन ड्रॉ अ लाइन। और आपको याद है जब हम बांग्लादेश के बारे में बात कर रहे थे तो ऑफकोर्स इंडिया वांटेड टू डिवाइड हाफ हाफ, राइट, बट बांग्लादेश ने क्या बोला कि आपके पास तो उस तरफ एरिया अरेबियन सी भी है, राइट, इतना ज़्यादा कोस्टल लाइन है, हमारे पास इतनी ज़्यादा कोस्टल लाइन नहीं है, तो इट डजंट मेक सेंस टू बी 50-50। उसी टाइप का एक सॉर्ट ऑफ इशू यहाँ पे भी आया था कि it was difficult to decide where does the boundary end, and there were a lot of contentions. In recent decades fish and aquatic life जो है इंडियन कॉन्टिनेंट में वो कम हो गई है, हमने ओवर फिशिंग कर दी है, फिश है नहीं। दिस फोर्सेज फिशरमैन टू एंटर ईच अदर्स टेरिटरी, ठीक है, क्योंकि है ही नहीं। और प्लस इंडिया यूज़ करता है वो ट्रॉलर्स, मशीनरी, एंड दैट पुट्स श्रीलंकन फिशरमैन टू अ डिसएडवांटेज बिकॉज उनके पास इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है, तो ऑफकोर्स उनकी फिश इंडियन फिश ट्रॉलीज ले जाती है। ड्यूरिंग द लिट्टे एरा इंडियन फिशरमैन सीज द अपॉर्चुनिटी। जब लिट्टे था ना तब वो एरिया नॉर्थ वाला जो था उसकी बॉर्डर पे यूजुअली लिट्टे का कंट्रोल था, तो वहाँ पे फिशिंग श्रीलंका ने मना कर दी थी उनको, ताकि वो उनको कोई सपोर्ट ना मिले इंडिया से। उस टाइम पर इंडियन फिशरमैन ने सीज करी अपॉर्चुनिटी और खूब फिशिंग करी। लेकिन जब अब 2010 में श्रीलंका ने वापस से वो चालू करी है वहाँ की फिशिंग, तो अब दोनों के बीच में फिर से टकराव चालू हो गए। डिस्पाइट द 49-year-old agreement 1974 Indo-Lanka maritime boundary agreement, India and Sri Lanka still grapple with the unresolved maritime disputes. Even though इतने सालों से साइन किया हुआ है दोनों कंट्रीज ने, लेकिन उसके बाद भी इश्यूज हमेशा से कुछ ऐसे रहे हैं कि क्योंकि इंडिया वॉज अलाउड फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड टू सीज द अपॉर्चुनिटी बिकॉज नॉर्दर्न श्रीलंका वॉज नॉट इन द पोजिशन, अब उनको वापस करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज नाउ दे आर डिपेंडेंट ऑन इट। इतने सालों तक अगर आप किसी रिसोर्स को यूज़ करते हो और सडनली आपको उसको फॉरगिव करना पड़े तो बहुत दिक्कत होती है। एंड ऑल्सो इस आग में और फ्यूल डालता है ये बात कि हमने ओवर फिशिंग कर रखी है तो फिश है ही नहीं, तो और फिशरमैन को दूर जाना पड़ता है। फिर टेक्नोलॉजी डिफरेंसेस है, तो इंडियन फिशरमैन प्रेसिस्ट ऑन क्रॉसिंग द पाल्क स्ट्रेट, ठीक है। इंडियन फिशरमैन बोलते हैं कि हम पाल्क स्ट्रेट करके एक जगह है उसको क्रॉस करके जाएं फिशिंग करने के लिए, एंड श्रीलंका कहता है कि ये जो इसके कारण ना श्रीलंका के अंडर आता है वो। सो व्हाट हैपेंस इज जब भी ये लोग जाते हैं उसके क्रॉस करके फिशिंग करने, तो श्रीलंका की जो नेवी है वो उन पर अटैक कर देती है। इन रिस्पॉन्स ऑन ऑनगोइंग टेंशन अ जॉइंट वर्किंग ग्रुप वॉज इस्टेब्लिश इन November 2016 टू बेसिकली एक तरीके से दोनों ही अपनी जगह पे सही हैं पर दोनों ही गलत भी हैं फॉर व्हाट दे आर डूइंग। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक तरीके से
ये जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया गया है। इंडिया प्रोवाइडेड अश्योरेंस टू श्रीलंका की जो बॉटम ट्रॉलिंग है, मींस जो बड़ी फिश क्या करती हैं, एकदम अपने वो फिशिंग ट्रे को नीचे डाल देती है और जो सी का बेड है वहाँ पे फिशिंग करती हैं, ठीक है। उसको करने के लिए बोला है कि हम उसको रोकेंगे, बिकॉज दैट मीन्स लेस फिश फॉर श्रीलंका, बिकॉज दीज मशीन्स, दिस बिग मशीन्स कैन कंट्रोल अ लॉट, कैन फिश अ लॉट ऑफ फिश इन अ स्मॉल टाइम, एंड दिस लीड्स टू Sri-Lankan fishermen being at a disadvantage. Okay, now let's talk about the Tamil question. To understand in its entirety की issue क्या है, दोनों रेडी है बात करने के लिए, द तमिल नेशनलिस्ट एसोसिएशन एंड द श्रीलंकन गवर्नमेंट विच इज़ लेड बाय सेनेलीज बुद्धिस्ट मेजॉरिटी। बट सालों से ना इनके इतने झगड़े हो रखे हैं कि दोनों के बीच में ट्रस्ट नहीं है, तो दोनों को लगता है कि अगर सामने वाले को थोड़ा सा भी छूट दिया तो वो फिर से they'll start that. श्रीलंका की जो सेनेलीज पॉपुलेशन उसको लगता है कि अगर हमने तमिल्स को पावर दिया तो दे विल कम फॉर रिवेंज। तमिलियंस को लगता है कि अगर हमने अपनी फाइट छोड़ दी तो ये फिर से हमें माइनॉरिटी रेलीगेट कर देंगे, फिर से हमें जैसे इतने सालों से सब्जुगेट करते आए हैं, डिस्क्रिमिनेट करते आए, वो करेंगे। तो दोनों के बीच में ना एक दूसरे को लेकर ट्रस्ट नहीं है, तो इसलिए कहीं पर भी वो आ नहीं सक रहे। अब जो किसी भी सॉल्यूशन पे नहीं आ सकते, जो ये तमिल नेशनलिस्ट अलायंस है वो ये बोल रही है कि हमें मैक्सिमम डिवोल्यूशन कर दो पावर का, हमें पावर दे दो, हमारे जो एरियाज़ हैं नॉर्थ और ईस्ट में जो कि तमिल मेजॉरिटी, वो हमें दे दो, एक पावर बना दो। लेकिन जो सिन्हाला कम्युनिटी है ना, उनको लगता है कि अगर उन्होंने इन दोनों को जोड़ दिया तो एक तरीके से इट विल क्रिएट अ फियर ऑफ देम इन देयर ओन कंट्री, ठीक है। अब इंडिया जो है, इंडिया ने बोला कि भाई हम नहीं हाथ लगा रहे, ठीक है, देख लो अपने हिसाब से, हमें नहीं पता। तमिल्स फियर दैट दे वुड बी रेंडर्ड अ माइनॉरिटी इन देयर ओन होमलैंड इन नॉर्थ, ठीक है। दोनों के फियर्स हैं बिकॉज ऑफ हाउ देव बीन डेल्ट विद बाय ईच अदर कम्युनिटीज ओवर द पीरियड, राइट। तो इसीलिए टॉक्स जो है थोड़ी सी हो नहीं पाती, करने की कोशिश करते हैं, चाहते हैं, बट ट्रस्ट नहीं है तो कुछ सॉल्यूशन नहीं निकल पाता है। इंडिया जो है वो एडवोकेट करता है कि भाई जो 13th अमेंडमेंट है वो करो, उनको अपनी एक प्रोविज़न दे दो, उनको अपना पावर दे दो, उनको अपना एक एरिया दे दो रूल करने के लिए। उसके अलावा श्रीलंका अराइजेस a lot of tension for India because of the domestic politics and resistance from the Sinhala Buddhist community. एक तरफ इंडिया उन बुद्धिस्ट कम्युनिटी को इतना कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं टू गेट देम ऑन अ साइड, बट एट द सेम टाइम दे आर नॉट बिकॉज ऑफ व्हाट तमिल्स आर डूइंग। तो क्योंकि उनको तमिल्स के ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। उसके अलावा मैरीटाइम बॉर्डर के चैलेंजेस हैं, क्योंकि देखो दोनों कंट्रीज़ के आइलैंड के दोनों कंट्रीज़ के कोस्ट के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है एंड दे आर ईजी टू ट्रैवल। तो उसके कारण क्या होता है कि इलीगल माइग्रेंट्स की इशू रहता है दोनों कंट्रीज़ के लेकर, स्पेशली इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑफ गुड्स एंड नार्कोटिक्स एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड सो ऑन। तो उसको लेकर भी वैसे ही इश्यूज रहते हैं। अब आता है चाइना फैक्टर। जब भी हम किसी भी इंडियन नेबर की बात करते हैं और इंडिया के उसके साथ रिलेशन की बात करते हैं तो चाइना का जिक्र ज़रूर आता है, बिकॉज इंडिया और चाइना के बीच में इस वक्त कुछ इस तरीके के हालात हैं जैसे कोल्ड वॉर में यूएस और यूएसएसआर के बीच में थे। पावर स्ट्रगल है और दोनों एक दूसरे को वन अप करना चाहते हैं, एंड यू विल फाइंड देम फाइटिंग ऑलमोस्ट इकोनॉमिक प्रॉक्सी वॉर्स इन ऑल द नेबर्स। सेम इज़ द केस विद श्रीलंका। श्रीलंका में बिकॉज ऑफ व्हाट हैपेंड इन श्रीलंका इन लास्ट 50 years, लिट्टे एंड द कम्युनल राइट्स एंड बहुत सारे इंटरनल सिविल वॉर इश्यूज़ के कारण श्रीलंका बहुत आइसोलेट हो गया था फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो 2009 में चाइना केम एंड हेल्प श्रीलंका और उन्होंने दिया इकोनॉमिक एंड मिलिट्री सपोर्ट, ठीक है। उन्होंने जो है बहुत सारा चाइना 2009 में श्रीलंका का सबसे बड़ा डेवलपमेंट असिस्टेंट प्रोवाइडर था। $1.2 billion वर प्रोवाइडेड, ठीक है। उसके अलावा चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर लोन टू श्रीलंका टोटल टू 2.2 billion। और जब राजस्पा की गवर्नमेंट एरा चल रहा था, चाइना इन्वेस्टमेंट सर्ज्ड क्योंकि दे वांटेड टू गेट होल्ड ऑफ श्रीलंका, बिकॉज चाइना ने ना बहुत पैसा लगाया है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में। मतलब संकन कॉस्ट वाला इशू आ गया है ऑलमोस्ट, कि इतना पैसा लगाया है कि दे कैन नॉट अफोर्ड टू बी फेल एट इट, क्योंकि द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इज़ द मेन स्ट्रैटेजी ऑफ चाइना टू बिकम लाइक द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, राइट। और उन्होंने अक्खा पैसा लगाया उस पर, गाढ़ा पैसा, ठीक है। एंड दैट मीन्स दे कैन नॉट अफोर्ड टू फेल इट, एंड उसमें एक स्टेप था टू कंट्रोल इंडियन ओशन, एंड उसके लिए स्ट्रेटेजिकली चाइना को ज़रूरी था कि श्रीलंका के ऊपर जो है कंट्रोल किया जाए, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे डू। दे फ्लश्ड श्रीलंकन इकोनॉमी विद अ लॉट ऑफ मनी,
लेकिन ना जो श्रीलंका के जो चाइना के फाइनेंशियर्स थे ना, उन्होंने दो चीज़ें पे ध्यान नहीं दिया। एक तो उन्होंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि उनके श्रीलंका में होने से और इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो रिश्ते हैं वो कैसे हैं उस पर ध्यान नहीं दिया, और जो श्रीलंका में ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है उस पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसका इस्तेमाल किया टू गेट चीप लेबर एंड ऑल। एंड व्हाट हैपेंड इज आफ्टर दैट वी ऑल नो अबाउट हमनतोटा पोर्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। चाइना ने मातल्ला एयरपोर्ट बनाया था और श्रीलंका को एक्सपेक्टेशन थी कि इस एयरपोर्ट से बहुत ज़्यादा कमर्शियल गेन होगा, पर वो हुआ नहीं एंड श्रीलंका वेंट इनटू डेट। तो व्हाट चाइना डिड इज बेसिकली उन्होंने 2016 में डेट इक्विटी स्वैप किया, मतलब कि उनके ऊपर जो डेट थी उसके बदले उन्होंने अपनी एक असेट उनको दे दी विच वॉज दिस पोर्ट। तो 99 ईयर की लीज पे कि अगले 99 ईयर्स तक चाइना विल रन इट। अब ऑफ कोर्स उसके बाद एक और जगह थी जहाँ पे चाइना का इन्वॉल्वमेंट था विच वॉज कोलंबो साउथ कंटेनर टर्मिनल एंड पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट। यहाँ ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा, लेकिन एक प्रॉब्लम ये थी कि जिसके कारण इंडिया के साथ उनके रिलेशनशिप पे बहुत प्रेशर पड़ा कि श्रीलंका अलाउड डॉकिंग ऑफ चाइनीज सबमरीन एंड नेवी एयरक्राफ्ट एट कोलंबो पोर्ट, जिसका इंडिया को डर था कि श्रीलंका के पोर्ट के पास चाइना अपनी एक नेवी बेस बना लेगा एंड दैट वुड मीन दैट इंडिया वुड बी सराउंडेड। तो नॉट ओनली नाउ वी आर अफ्रेड टू फाइट, नॉट ओनली दैट वी आर फाइटिंग चाइना फ्रॉम द नॉर्दर्न साइड, वी आर ऑल्सो हैव टू फाइट देम फ्रॉम द सदर्न साइड। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक हमारा जो एरिया है जहाँ हम उनसे लड़ सकते थे इन केस ऑफ अ वॉर, दैट गॉट डबल्ड। So that is the main issue with respect to China. China is trying to flush money in Sri Lanka to control it, and that would mean increase control of China in South Asia and Indian Ocean, which India doesn't want. So India counter अपना खुद का FDI कर रही है फिर श्रीलंका में, और organizations बना रही है ताकि वो अपना कंट्रोल वापस जमा सके साउथ इंडिया में, सॉरी इंडियन ओशन में। Now let's talk about श्रीलंका's economic crisis कि हुआ क्या 2022 में श्रीलंका में जो इतना बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आया। सबसे पहले तो सडनली 2022 में एकदम से टूरिज्म बंद हो गया। कोविड के बाद श्रीलंका की इकोनॉमी रिकवर नहीं कर पाई, पावर कट्स होने लग गए, एसेंशियल चीज़ें नहीं मिल रही थी, फ्यूल, खाना, और एकदम 50% एनुअल इन्फ्लेशन हो चुका था। वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट चल रहे थे बिकॉज लोगों को बेसिक चीज़ें नहीं मिल रही थी। फॉरेन करेंसी का रिजर्व जो था वो ख़त्म हो गया था, और उसके अलावा जो बहुत ही क्रिटिकल सर्विसेज होती है ना, जैसे बस, ट्रेन, मेडिकल सर्विसेज, मेडिकल व्हीकल्स, ये सब नहीं हो पा रहा था। मतलब सडनली द कंट्री वेंट इनटू अ शॉक बिकॉज उनका फॉरेन रिजर्व खत्म हो गया। श्रीलंका फेस्ड अ चैलेंज इन परचेसिंग नेसेसरी गुड्स। जो नेसेसरी चीज़ें होती है जो श्रीलंका बाहर से खरीदता था वो सब खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, और मई 2022 में जो इंटरेस्ट पेमेंट होते हैं, जो लोन ऑलरेडी श्रीलंका ने ले रखे हैं, उनके जो इंटरेस्ट पेमेंट होता है वो नहीं दे पाया बिकॉज उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। इसके कारण क्या हुआ, श्रीलंका की जो इमेज है वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे खराब हो गई। अब कोई उन्हें लोन नहीं देना चाहता था बिकॉज एवरीवन रियलाइज दैट द कंट्री इज़ नॉट बीइंग नॉट प्रोड्यूसिंग। इकोनॉमिक क्राइसिस जो थे उसके कई सारे कारण थे। सबसे बड़ा तो यही था कि कोविड पैंडेमिक के कारण एवरीथिंग गॉट शट डाउन, स्पेशली टूरिज्म, ट्रेड। एंड उसके बाद 2009 में देयर वाज अ टेररिस्ट अटैक इन श्रीलंका विच सॉर्ट ऑफ पुट द सिटी इन अ स्टैंड स्टिल, एंड टेररिस्ट अटैक, एंड देन राइट आफ्टर दैट वी मूव्ड इनटू कोविड-19। उसके अलावा एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि जो उनके प्राइम मिनिस्टर है उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ भी बहुत ख़राब थी, क्योंकि वो डोमेस्टिक गुड्स पर ज़्यादा फोकस कर रहे थे बिकॉज पोस्ट सिविल वॉर, और इसके कारण उनका एक्सपोर्ट इनकम बहुत कम हो गई थी और इम्पोर्ट बिल बहुत ज़्यादा हो रहा था बिकॉज they didn't make right choices with terms to कि what product should be produced and which industries they should focus on. Currently, Sri Lanka imports 3 billion more than it exports annually, leading to a depletion of foreign currency reserve. क्योंकि श्रीलंका का import बहुत ज़्यादा और export बहुत कम है, तो उनका जो reserve है वो deplete होता जा रहा है, और वो 7.6 billion से 250 million पर पहुँच गया। That's a huge change by the way. Suddenly आप करोड़पति से गरीब हो गए। और फिर जो उनके प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने टैक्स कट कर दिए टू एड्रेस द प्रॉब्लम, क्योंकि इलेक्शंस आ रहे थे, देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स।
और बिकॉज उन्होंने $1.4 बिलियन का टैक्स कट किया, उसके बाद इकोनॉमी पे और स्ट्रेन आ गया बिकॉज अब गवर्नमेंट के पास भी पैसा नहीं है। इसको एड्रेस करने के लिए फॉरेन करेंसी शॉर्टेज जो थी 2021 की, गवर्नमेंट ने केमिकल फर्टिलाइजर का बैन, जो इंपोर्ट करते थे श्रीलंका, वो बैन कर दिया। पर उसके कारण क्या हुआ, सडनली अब क्रॉप्स फेल हो गई, अब लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, क्योंकि जिस चीज़ से उनकी क्रॉपिंग हो रही थी, फार्मिंग हो रही थी, वही इंपोर्ट बंद कर दिया जाए बिकॉज श्रीलंका के पास पैसे ही नहीं थे इंपोर्ट के लिए। सो नाउ वी वर लीडिंग टू फूड शॉर्टेज एंड वर्सनिंग ऑफ फॉरेन करेंसी शॉर्टेज। दिस बेसिकली लेड टू जनवरी। हाउ इज इंडिया सपोर्टिंग? अब ये सब तो हो रहा है, तो वहाँ पे आप देख रहे हो कि इट्स अ स्नोबॉल इफेक्ट, एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़ खराब होती जा रही है एंड दे आर नॉट मेकिंग वेरी गुड डिसीजंस टू सॉल्व इट। हाउ इज इंडिया हेल्पिंग श्रीलंका? जनवरी 2022 में इंडिया स्टार्टेड प्रोवाइडिंग सिग्निफिकेंट असिस्टेंस टू श्रीलंका, मेजरली बिकॉज एक तो सीवियर डॉलर क्राइसिस हो रहा था, दे डिडंट हैव इनफ पेमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं था। उसके अलावा एक तो सोवरन डिफॉल्ट, जो गवर्नमेंट ने लोन लिए थे उस पर गवर्नमेंट डिफॉल्ट कर रही थी, तो उसको लेकर, और जो इसेंशियल इंपोर्ट्स थे, वो चीज़ें जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जैसे मेडिसिन, फूड एंड ऑल ऑफ दिस, इन इंपोर्ट को लेकर इंडिया ने हेल्प करना स्टार्ट किया। उसके अलावा $1.4 बिलियन का रिलीफ दिया, $400 मिलियन करेंसी स्वैप, $500 मिलियन का लोन दिया फॉर डिफरमेंट। उसके अलावा $500 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर फ्यूल इंपोर्ट्स। ठीक है, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि श्रीलंका को, जब जैसे मान लो कोई इंसान है और वो सडनली उसकी नौकरी चली जाए, ठीक है, तो वो एक फ्रेंड के पास जाता है, तो उसका फ्रेंड क्या करता है, अच्छा ये ले तेरे खाने के पैसे, ये तुम्हारे जो तुमको लोन उधार देना है वो, ये ले रेंट मनी, ठीक है, और इसके बाद तुझे डेली खाने के लिए जो चाहिए तू मुझसे ले लेना, लाइक दैट। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज़। इंडिया ने बेसिकली बोला ठीक है, फ्यूल के लिए ये ले लो, खाने के लिए ये ले लो, जो जो उनकी मेन प्रॉब्लम थी, जिस ताकि लोग ना मरे, लोग ना परेशान हो, उनको लेकर क्रेडिट उन्होंने दिया। फ्यूल के लिए यहाँ से, एनर्जी के लिए यहाँ से, खाने के लिए यहाँ से, इंपोर्ट के लिए यहाँ से, और अपना बेसिकली जो जो बड़ा बड़ा चीज़ है वो निपटाओ, ठीक है, और जो रोका जा सकता है उसको रोको। सो एक तरीके से हेल्प लाइक अ ट्रू फ्रेंड। मूविंग ऑन, इंडिया असिस्टेंस टू श्रीलंका इज वाइटल फॉर प्रिवेंटिंग डिल्यूजनमेंट विद इन चाइना। मतलब बेसिकली चाइना को लग रहा था कि दिस इज द परफेक्ट मौका, श्रीलंका भी बहुत इकोनॉमिक क्राइसिस में है और हम आके पूरा श्रीलंका ही ले लेंगे। इससे बचने के लिए, और चाइना के स्ट्रेटेजिक जो एम्बिशन है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, विच इज़ बेसिकली चाइना वांट्स टू क्रिएट मल्टीपल पोर्ट्स इन इंडियन ओशन टू कंट्रोल एंड टू लाइक बेसिकली सराउंड इंडिया, उसमें वो कामयाब ना हो सके, इसके लिए भी ज़रूरी था। दिस इज़ द रैशनल फॉर वाई इंडिया इज़ हेल्पिंग। Okay, not just that India is helping as a friend, as a neighbor, but also because this is the time we are going to be able to help Sri Lanka and reverse the sort of China का जो control है वो reverse कर सकते हैं. While providing cost-effective aid, elevate Sri Lanka's hardship, aligns with India's interest. अगर श्रीलंका स्ट्रॉन्ग, जैसे हमने बोला, अगर उनके नेबर स्ट्रॉन्ग हो जाएं तो कंट्री स्ट्रॉन्ग हो जाती है, राइट? श्रीलंका हैज़ ऑलवेज, हमारे रिश्ते उनके साथ अच्छे नहीं रहे हैं, दिस इज़ like the time to help them to create strong bonds, okay, and this will also sort of cut Sri Lanka from the closeness they were growing towards China. So this was strategically very important for India to do. Recent developments की बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स मिले दोनों कंट्रीज़ के, दोनों ने खूब सारे MOUs साइन करे ऑन मल्टीपल थिंग्स, कई सारे अग्रीमेंट साइन करे, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एनर्जी, सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी को लेकर. सो ऑब्वियसली श्रीलंका नीड्स हेल्प एंड इंडिया इज़ मोर देन विलिंग टू हेल्प. हाइलाइट्स करते हैं इस क्या क्या हुआ इस विजिट में. 5 मेन मेमोरेंडम एड्रेस किए गए, किस किस पर? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर पावर परमिट, UPI एंड एनिमल हस्बेंड्री. ठीक है, बेसिकली आप देखोगे फ्यूल, फूड एंड मनी, तीनों को लेकर यहाँ पे बात, और रिन्यूएबल एनर्जी की भी बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ट्रेड की भी बात कर रहे हैं. ठीक है, दोनों लीडर्स ने कहा कि वी आर गोइंग टू क्रिएट एन एनर्जी हब, क्योंकि फ्यूल का ही तो प्रॉब्लम था, इसीलिए तो श्रीलंका के लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि पेट्रोल ही नहीं है तो लोग एक दूसरे जगह कहाँ जाएंगे, कैसे? इमेजिन करो इंडिया में अगर कल को पेट्रोल खत्म हो जाए, हाउ बैड इट विल बी. वैसी हालत थी श्रीलंका की. उसके अलावा मल्टी प्रोडक्ट पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाने की कोशिश की गई कि वी विल मेक, ताकि कंसिस्टेंट एनर्जी का सप्लाई हो सके इंडिया से श्रीलंका की तरफ. लीडर्स ने एयर कनेक्टिविटी को भी रिन्यू करने के लिए चाइना, साउथ इंडिया एंड जाफाना इन नॉर्थ
इनके बीच में एयर कनेक्टिविटी वापस रिस्टोर की जाए। श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने कहा कि वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर, दे एक्सप्लोर्ड कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट विद इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम अडानी। ठीक है, इंडिया के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके साथ बात करी कि कैसे वी कैन फोकस ऑन द कोलंबो पोर्ट फॉर ट्रेड, जो कि उनका एक प्रोजेक्ट है जो अच्छे से काम कर रहा था, एंड ऑल्सो leveraging renewable energy, green hydrogen production and so on. Basically, India was providing all sort of help that they can in all, not only just providing immediate help, not like China. China कैसी help करता है? China help ऐसी करता है कि और उधार दे देगा कि तुम मेरे और नीचे हो जाओ. But India, you'll see that the help is more strategic, more not only just helping Sri Lanka recover by giving them loan right now, but also to help them become independent again. Maleficent नहीं है, ठीक है, वो इंडिया डजंट वांट टू कंट्रोल श्रीलंका, इंडिया जस्ट वांट श्रीलंका टू बिकम मोर स्ट्रॉन्ग अनलाइक चाइना. ठीक है, डीपनिंग. अब आगे क्या है? ऑफ कोर्स द बेस्ट वे फॉरवर्ड फॉर इंडिया एंड श्रीलंका इज टू स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप, एंड उनकी रिलेशनशिप से पता है क्या होगा? पूरा जो साउथ एशिया है और पूरा जो इंडियन ओशन है वो सिक्योर हो जाएगा अगर मालदीव, श्रीलंका और इंडिया अच्छी फ्रेंडशिप बना सके तो. ओके, सो दे हैव टू वर्क ऑन जॉब, बूस्ट ट्रेड्स, उसके अलावा इम्प्रूव लाइफ एंड कोलैबोरेशन विद नेशंस लाइक जापान एंड ऑस्ट्रेलिया टू गेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी. उसके अलावा खूब सारी ट्रेड डील्स हो, बिकॉज इट्स वेरी इजी टू हैव ट्रेड बिटवीन देम. एंड आपने EU में देखा ही होगा, वाई इज EU सो सक्सेसफुल? बिकॉज वहाँ की सारी कंट्रीज जो है वो एक दूसरे से कम्पीट नहीं करती है, विच इज़ ऑल्सो समथिंग इंडिया इज ट्राइंग टू क्रिएट इन साउथ एशिया, कि ऐसा ना हो कि श्रीलंका और इंडिया सेम प्रोडक्ट के लिए वर्ल्ड मार्केट में कम्पीट करे. दैट्स व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट. उसके अलावा कल्चरल एक्सचेंज, ताकि उनके बीच में जो ये सालों से जो ये डिस्ट्रस्ट है वो कम हो सके. और क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी नाउ दैट जो हो गया हमनतोता पोर्ट से, जो हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर लोन से, वो उसको तो इंडिया कुछ नहीं कर सकता. बट नाउ दिस crisis can become an opportunity for India, so that India can now help Sri Lanka become more independent, so that China cannot swoop in and save the princess. Also, New Delhi और कोलंबो के बीच में जो पाल्क बे को लेकर डिस्प्यूट्स हैं उसको सॉल्व करना है. डोमेस्टिक अफेयर्स में इंडिया ना ही हाथ डाले तो ज़्यादा अच्छा होगा. और श्रीलंका हैज़ प्रपोज्ड कि कोलैबोरेटिव पेट्रोल हो, क्योंकि देखो इंडियन ओशन इज़ वास्ट एंड द इश्यूज इन इंडियन ओशंस आर ह्यूज, और उसका सारा भार एक कंट्री के ऊपर हो, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एंड ऑब्वियसली मालदीव्स और श्रीलंका से इंडिया बड़ा है, तो अगर ये तीनों कंट्री मिल के करती है ना, तो श्रीलंका और मालदीव्स को जो प्रोटेक्शन मिलेगी या जो सपोर्ट मिलेगा बाय इंडिया बीइंग पार्ट ऑफ द थ्री इज समथिंग दे कुड नेवर गेट ऑन देयर ओन. खुद श्रीलंका जितना कंट्रोल कर सकता है उससे ज़्यादा वो तीनों मिलकर कर सकते हैं. तीनों पे बर्डन भी कम पड़ता है, एंड इट ऑल्सो क्रिएट्स सॉर्ट ऑफ लाइक अ 3 लेवल डिफेंस. ठीक है, कि एक तरीके से यू आर नॉट फाइटिंग अगेंस्ट वन कंट्री बट यू आर फाइटिंग अगेंस्ट 3, सो यू नो इट्स बेटर. तो वे फॉरवर्ड फॉर इंडिया इज टू कीप वर्किंग, कीप प्रोवाइडिंग लोन्स, सो दैट श्रीलंका कैन कम आउट ऑफ द इकोनॉमिक डिस्ट्रेस. मेक श्योर कि चाइना का इन्फ्लुएंस वहाँ पे कम हो, एंड डेमोक्रेसी अच्छी हो, बिकॉज इंडिया के लिए इट्स गुड दस उसके नेबर्स में खूब सारी डेमोक्रेसी हो. एंड फाइनली दैट they should try to rebuild the relationship that have become sour in 50 years of fight, and जो उनके एक दूसरे तमिल्स के ऊपर या सैनलीस के ऊपर जो more like what happened in साउथ अफ्रीका में ना, जब अपार्थाइड खत्म हुआ था ना, तो उन्होंने डिसाइड किया था कि अब एक दूसरे से बदला नहीं लेंगे, जो हो गया सो हो गया. ठीक है, क्योंकि बदले की भावना होगी ना तो फिर डिस्प्यूट होंगे. सो व्हाट दे वांट इज़ कि जो हो गया, जिसके साथ जिसने भी बुरा किया उसको भूल कर एक नए सिरे से शुरुआत की जाए. दैट्स समथिंग दैट इंडिया शुड हेल्प श्रीलंका डू. कम्युनल वायलेंस कम हो, हारमनी बढ़े, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट श्रीलंका. If you have any more questions regarding it, please write it in the comments and I'll try to answer them in the next class. Thank you for listening. I hope this lecture was interesting for you. Have a nice day. Bye.